जी, हम लोग यहाँ पर जो 7 अक्टूबर को हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं यहाँ पर 2-4 चीज़ें आपको उससे पहले स्टार्ट में बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीडियो मैंने कोई मेरे ख़्याल से 50-100 बार कर चुकी हूँ, और मैंने इतनी बार ये किया है, ये वही वीडियो जो मैंने मिड अक्टूबर से कर हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे चैनल पर ये जा नहीं पा रही है क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये इस वजह से वीडियो का इशू चल रहा है, और ये कोई 100 बार हो चुकी है, तो मैं थक चुकी हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। उसकी वजह से हम आते हैं मेरे दूसरे पॉइंट पर। ये अगर आवाज़ आए आपको, ये कागज़ हैं, ठीक है? ये मेरे पास 12 कागज़ हैं, और उसकी वजह से हर कागज़ के 2 हिस्से होते हैं, तो 24 हिस्सों पे यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट लिखे हुए हैं जिनको मैं देखूँगी, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा वीडियो कर चुकी हूँ, मैं ये चाह रही थी कि मैं भूल ना जाऊँ। कभी-कभी होता है कि फिर आप बार-बार कर के भी भूल जाते हैं। जिसकी साथ मैं आती हूँ मेरे तीसरे पॉइंट पर, कि ये क्योंकि 12 पेजेज़ हैं और उसमें 24 साइड्स यानी इनकी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये वीडियो लंबी होगी। और मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो आखिर तक सुनें। अगर आखिर तक नहीं सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो पूरी आखिर तक सुनिएगा। चौथी बात ये है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर है ही नहीं। मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात ही नहीं कर रही। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या नहीं सोचती, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ लॉजिकली बात करेंगे, जो प्रूफ से बड़ी चीज़ होती है। अब क्या है कि ये सिचुएशन जो है 1940s की है। एक्चुअली ये है तो 1800s की, लेकिन ये 1940s के अंदर बिगड़ी है सिचुएशन। 1940s के अंदर की ये सिचुएशन है, और ये अभी तक चल रही है, ऑनगोइंग सिचुएशन है ये। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ, जो मेन सिचुएशन है, उससे दुनिया का जो जहन है वो हट गया। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। पूरी दुनिया में से बहुत सारे लोगों ने अभी देखना शुरू किया, फ़लस्तीन के बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो उनको समझ नहीं आ रही, वो जो कह रहे हैं ना, कह रहे फ़लस्तीन ने स्टार्ट किया है। तो वो चीज़ क्या हुआ कि जो मेन हकीकत है इस पूरी सिचुएशन की, वो कहीं दब कर रह गई है। और अगर हम इसको पीछे लेकर जाएँ तो ये पूरी सिचुएशन 4000 साल पुरानी है, उससे भी कई टाइम शायद पुरानी है, लगभग 5000 साल भी पुरानी हो सकती है, जो कि मेरी अगली वीडियो में मैं जिसके ऊपर बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हम लॉजिकली बात करेंगे। वो सारी चीज़ें जो इस वक्त यहाँ पर ट्रांसलेशन के बीच में लॉस्ट हो गई हैं सिचुएशन के अंदर, वो सारे पजल्स को जोड़कर मैं आपको एक पूरी प्रॉपर बड़ी पिक्चर यहाँ पर दिखाऊंगी। ठीक है, हम यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट जो है, यहाँ पर हम आते हैं वो ग्रुप जो हुमस वाला ग्रुप है, मैं उसको यहाँ पर हुमस कहूँगी। हुमस जो है वो रियल नहीं है। हुमस रियल है ही नहीं। हुमस को क्रिएट किया गया है इसराइल के द्वारा। अब देखिए, जब भी दो देशों के बीच में जंग होती है तो एक देश विलन होता है, दूसरा हीरो होता है, और दूसरा देश अपने लिए हीरो होता है, अगले के लिए विलन होता है। हमेशा ये होती है। यहाँ पर दो देशों के बीच की ये कोई ना कॉन्फ्लिक्ट है, ना जंग है, ये युद्ध कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पर एक एक इंसान है, मजलूम है, जो मर रहा है 1940 से, और उसको मारा जा रहा है उस देश से जो लुटेरा है, जो आकर ज़बरदस्ती घुसकर बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप क्रिएट किया गया है 1940 के बाद, यानी 1940s के आखिर के बाद जब स्टार्ट होता है ये सारा सिलसिला, उसके बाद ये 40 साल के बाद ये ग्रुप जो है क्रिएट होता है 1980 के आखिर में। ठीक है, ये जो 1980s का आखिर था तब ये था। पर उससे पहले भी जो इसराइल था वो फ़लस्तीन के अंदर हर चीज़ कर रहा था। हर वो चीज़ जो आज आप देख रहे हैं, जो अब आपकी आंखें खुल रही हैं या अब आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उससे पहले भी हो रही थी। तो उससे पहले इसराइल किससे लड़ रहा था, अल्लाह जाने। तब तो कोई रेजिस्टेंस ग्रुप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो नहीं, तल अवीव है, जेरूशलेम है, हिब्रोन है, ये सब पहले फ़लस्तीन था ना। तो ये सब चीज़ें इसराइल कैसे बनी, बिल्कुल इसी सिमिलर पैटर्न से बनी जो आप आज यहाँ पर गज़ा में देख रहे हैं। गज़ा को हटाया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि गज़ा को उन्होंने इसराइल के अंदर लेकर आना है। तो हर चीज़ ये ऐसी हुई है। इसराइल एकदम से नहीं क्रिएट हो गया। वहाँ उस पूरी जगह में एक एक शहर, कोने, खुतरे में फ़लस्तीनी थे ना, तो उनके साथ तब भी ये चीज़ हुई है। तो उस वक्त इसराइल किससे लड़ रहा था, किसी से भी नहीं। वो अपनी वहाँ पर भी बेगैरती दिखा रहे थे, आज भी वो बेगैरती दिखा रहे हैं। फ़र्क ये है कि आज इन्होंने एक अपने लिए विलन 40 साल पहले क्रिएट कर लिया है 1980s के आखिर में, ताकि जब भी वो अब आने वाले ज़माने में, यानी 1980s के अंदर, कि उनको था कि अब अगले आने वाले ज़माने में हम कुछ भी करें तो हमारे पास एक विलन होना चाहिए है, जस्टिफाई करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूट्स को दिखाने के लिए कि हम बुरे लोग नहीं, हम विलन से लड़ने, क्योंकि हमारा राइट है डिफेंड करने का अपने आप को। ठीक है, तो ये क्रिएट किया गया है उनके द्वारा, ये कोई भी रियल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, ये इसराइल का अपना ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, हारित्ज़ नाम है इसका।
इसने 2019 के अंदर, ये उनका एक आर्टिकल है जिसको अभी उन्होंने दोबारा से रीपब्लिश किया है, बिल्कुल इसी जो ये सारी सिचुएशन चल रही थी उसके अंदर इन्होंने रीपब्लिश किया, लेकिन ये 2019 के अंदर भी है, जहाँ पर ये खुद कहते हैं कि जो बीबी है, नेतन्याहू का नाम है बीबी, बेंजामिन जो है, वो बीबी ने खुद कहा था कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी अगर इस वक्त फ़लस्तीन स्टेट को बर्बाद करना चाहता है तो वो हमास को सपोर्ट करे, वो हमास को सपोर्ट करे, हमास को सपोर्ट कर कर हम फ़लस्तीन को वीक कर सकते हैं। ये खुद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, खुद उसने खुद कहा है ये, कि अगर हमें हमास को सपोर्ट करना है, हमें हमास को पैसे भेजने हैं। 2019 के अंदर उसने ये बात अपनी खुद, जो उसकी अपनी पार्टी मेंबर्स हैं उनको उसने 2019 में कही है, और ये किसी की भी तरफ से ये कोई भी चीज़ नहीं है, ये खुद हारिज जो इनका अपना इसराइली न्यूज़पेपर है उसने ये बात कही है, उसके अंदर ये बात है, तो ये ऑफिशियल है, इसका मतलब है ये कोई मेड अप बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि वो बंदा खुद हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि हम हुमस को पैसे देंगे, हम हुमस को बनाएंगे, हम हुमस को क्रिएट करेंगे, यानी वो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे, लेकिन वो उस वक्त वहाँ पर इनकरेज कर रहा था पूरी दुनिया को, अपने मेंबर्स को, कि अपने पास जाकर जो भी तुम्हारे फाइनेंशियर्स हैं उनसे जाकर पैसे मांगो और उनको ये कहो कि वायर करना है हमें सपोर्ट करने के लिए, तो हमास को आप सपोर्ट करें। तो ये 2019 की बात है, ठीक है। तो ये क्या आप खुद सोचें जिस इंसान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिस ग्रुप को वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ग्रुप उनके अगेंस्ट कैसे जाएगा? वो उनके पेरोल पे उनकी सारा हथियार, वेपन, हर चीज़ उनको इसराइल दे रहा है, तो वो इसराइल को क्यों बर्बाद करेंगे? आप सिर्फ एक लॉजिकली एक चीज़ सोचें यहाँ पर, सिर्फ लॉजिकली, तो ये आपको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब ये एक और चीज़ है यहाँ पर, ये दोनों जो हैं हम इसराइल के पेरोल पे हैं, अमेरिका की पेरोल पे हैं। ये कतर का अमीर है, ठीक है, यानी अमीर का मतलब होता है वहाँ पर अमीर यूज़ होता है, यूएई में शेख यूज़ होता है, सऊदी अरब में भी अमीर यूज़ होता है। ये प्रिंस, अमीर जो होते हैं किंग को कहा जाता है, अमीर प्रिंस को एक्चुअली कहा जाता है, लेकिन ये खैर किंग है, अमीर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कतर के हैं, ठीक है। और ये कौन है, ये साहब कौन है? ये हुमस ग्रुप के लीडर हैं, हुमस ग्रुप के लीडर हैं। हुमस ग्रुप के 11 लीडर्स इस वक्त कहाँ पर हैं? कतर के अंदर हैं, कतर के अंदर हैं, कतर के अंदर वो लोग रहते हैं, कतर के अंदर वो लोग प्रॉपर बहुत ही फैंसी लाइफ गुजारते हैं, उनके बड़े बड़े बहुत ही फैंसी किस्म का लाइफस्टाइल है। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, 2023 की 17 अक्टूबर को ये खुद जो टाइम्स ऑफ इसराइल है उन्होंने ये कहा है कि जो हमास के अपने चीफ हैं, जो यानी उनके हेड्स हैं, 11 हेड, वो कतर के अंदर एक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब कतर एक और वो देश है, अगर आपको याद हो, ये यहाँ पर पहले देख लीजिए, उनके प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनकी प्रॉपर लाइफ स्टाइल है, वो ज़िंदगी सुकून से जी रहे हैं, और झूठ मूठ का क्योंकि ये ग्रुप क्रिएट किया गया। अगर ये इतना बड़ा ग्रुप होता तो ये एक ऐसे देश में जाकर नहीं रहते जो इसराइल का लिटरली पपेट है ये देश। ये वही, मैंने जब अभी फीफा भी हुआ था मैंने बताया था, ये फीफा वाला वो देश है। तो जो भी देशों को ये जो सो कॉल्ड बड़ी बड़ी सबमिट्स और वर्ल्ड कप्स दिए जा रहे होते हैं, ये चीज़ें दी जा रही होती हैं, ये जो टेंडर पास किए जाते हैं, ये जो गेम्स दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें की जाती हैं, इसकी रीज़न होता है पीछे। अभी रिसेंटली फीफा एक और किसी जीसीसी के देश को मिल गया, ये रीज़न होता है कि तुम हमें सपोर्ट करो, हम इन काइंड में तुम्हें पेमेंट देंगे, हम तुम्हें पूरी दुनिया के सामने अच्छी शक्ल में दिखाएंगे, अच्छी सूरत में दिखाएंगे। ये मून लैंडिंग की परमिशन मिल जाना, गेम्स की परमिशन मिलना, समिट मिलना, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके इस वक्त कुत्ता बन गए, लीश पर आप कुत्ता बन गए। तो उस देश के अंदर, ये कतर के अंदर जाकर बैठ रहे हैं हमास के जो चीफ हैं, तो कैसे बैठ रहे हैं? कतर तो सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि कतर ऑलरेडी इसराइल की सब उसमें, तो इसराइल ने कहा होगा कि हमारे ये VVIPs हैं, इनको तुम रखो अपने पास। तो ये कतर के अंदर है, ठीक है। तो ये कतर के अंदर है। अब ये कतर के अंदर अपनी लेविश लाइफस्टाइल भी गुजार रहे हैं। आपने ये देखा भी होगा कतर के अंदर जो फीफा हुआ था, ये तो यहाँ पर टॉप 3 लीडर्स हैं जिनकी आप यहाँ पर शक्ल देख रहे हैं। ये एक्चुअली टोटल 11 लोग हैं, उन टोटल 11 लोगों के बीच में 40 बिलियन की इनकी नेटवर्थ है। इन टोटल जो ये हुमस के लीडर्स हैं, 11 हुमस के लीडर्स की 40 बिलियन नेटवर्थ है कंबाइंड, 40 बिलियन। दूसरी तरफ जिसका ये सो कॉल्ड रेजिस्टेंस ग्रुप या जो भी आतंकवादी ग्रुप बनने की बात करते हैं, वो तो फ़लस्तीन है ना। तो फ़लस्तीन का तो हाल बुरा है, ये अपने 40 बिलियन को यूज़ नहीं कर सकते क्या? आप ये लतीफ़ा देखिए कि ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा लतीफ़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, इससे पहले कि मैं 7 अक्टूबर की दूसरे टॉपिक पर आऊँ, एक और चीज़ वो ये है कि यहाँ पर अभी ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ जंग का,
ये जो ये सारे लीडर्स हैं, इन्होंने मिड अक्टूबर में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अभी मिड अक्टूबर में, ये फर्स्ट वीक के अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, मिड अक्टूबर में इनके सारे लीडर्स ने अभी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये उन्होंने वहाँ जाकर उनको क्यों नहीं पकड़ा, वहाँ पर उनको जाकर इनके लीडर्स को पकड़ते तो इनका जो पूरा ग्रुप था, जो भी सो कॉल्ड अगर वो आतंकवादी ग्रुप था इस फ़लस्तीन के अंदर, तो वो आ जाते ना कि भाई हमारे बड़े लीडर पकड़े गए। नॉर्मली होता क्या है कि आप पहले छोटे छोटे लोगों के थ्रू जाते हो, फिर आप मेन लीडर को पकड़ते हैं, विलन को पकड़ते हैं। फिल्म में भी आपने देखा होगा। यहाँ पर आपके हाथ में, कतर वो देश है जो आपकी उंगलियों पर नाचता है, तो उसके अंदर अगर वहाँ पर लीडर छुपे बैठे हुए हैं, अगर छुपे बैठे हुए भी हैं, तो आप जाकर उनको पकड़े। आप उनको वहाँ क्यों नहीं मारे, आप उनको वहाँ पर पकड़े मारे। उनका जो असल में अगर वो कोई ग्रुप है तो वो सरेंडर कर देगा। अगर वो सरेंडर ही कर देंगे, बात ख़त्म ना। आप उनके बड़े लोगों को पकड़ लें, नहीं आप वो नहीं पकड़ेंगे, आप उनको करेंगे ही नहीं। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कतर उनको फंड भी करता है, कतर फंड करता है क्योंकि सॉरी बीबी ने कहा है। एक और चीज़ यहाँ पर है, वो बड़ी स्ट्रेंज है कि जो गज़ा है वो ओपन एयर प्रिजन मानी जाती है, और जो हथियार हैं वो अगर हुमस के लोगों को मिलते हैं तो वो इतने बड़े ब्लॉकेट के अंदर हथियारों की स्मगलिंग कैसे कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कोई और देश होता है ना, कोई और बॉर्डर होते मैं मान भी लेती। ये वो बॉर्डर है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्वेल्ड बॉर्डर है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सर्वेलेंस है दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। इतना हाई टेक हर चीज़ वहाँ पर, टनल्स के अंदर इलीगल तरीके से चीज़ों की स्मगलिंग हो रही है, हथियारों की स्मगलिंग हो रही है। तो कैसे हम ये बात मान लें कि वो हो रही है और वो होने दे सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप फ़लस्तीन के अंदर कभी गए हैं और आपने बॉर्डर देखे हैं, आपने अगर टनल्स वहाँ पर देखें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि एक चुड़िया भी वहाँ पर नहीं मार सकती है। तो वेपन, हथियार तो दूर की बात है, दूर की बात है। तो वो अगर अंदर एंटर हो रहे हैं गज़ा के अंदर, तो वो एंटर कैसे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ऑलरेडी जो बॉर्डर है वो इंतहाई एडवांस तरीन टेक से वो उसकी सर्वेलेंस वहाँ पर रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात बोल ही देती हूँ कि जो 7 अक्टूबर है वो फेक चीज़ है, वो रियल नहीं है। वहाँ पर जो भी आपने चीज़ देखी वो रियल नहीं है। मैं इसी वीडियो के अंदर प्रूफ करूँगी आपको। 7 अक्टूबर को जो भी चीज़ आपने देखी है, कुछ भी देखा है, वो रियल नहीं है, वो बिल्कुल फेक तरीन चीज़ है। मैंने खुद आप लोगों को बताया था सितंबर के आखिर में, और अक्टूबर की जो स्टार्टिंग की 2-4 दिन थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अक्टूबर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अक्टूबर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ हमें कैसे पता थी, क्या नहीं पता थी, ये मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने अभी पहले भी बताया था और मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। हम लोग सितंबर के पूरे महीने में अफ़गानिस्तान के अंदर रहे थे। हम अफ़गानिस्तान के अंदर क्यों गए थे, उसके पीछे क्या रीज़न था अफ़गानिस्तान में जाने का? उसके पीछे मल्टीपल रीज़न थे। सबसे पहले एक ये रीज़न था कि जो दुनिया जहाँ का टेक हथियारों की, जो हाई टेक किस्म के हथियार होते हैं, उनकी क्या होती है, उनका टेस्ट किया जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर किया जाता है। अफ़गानिस्तान को हम लोग ओन करते हैं क्योंकि वो एक वॉर जोन है। जो ये जगहें होती हैं जहाँ पर भी पूरी बर्बादी हो चुकी होती है, उन पूरे देशों को हम लोग ओन कर लेते हैं, फिर वहाँ पर हम अपने हेड क्वार्टर्स को बिल्ड करते हैं। तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर आतंकवादियों का हेड क्वार्टर है जो हम लोगों ने बिल्ड किया है। आतंकवादी भी हमारे वो अफ़गानी नहीं है, अफ़गानिस्तानी बहुत मासूम क्यूट प्यारे लोग हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है। हत्ता कि जो पूरे आतंकवादी लोग होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, वो हम क्रिएट करते हैं, बनाए जाते हैं। तो उनका जो मेन सेंटर है वो हमने बिल्ड किया, वो हमारा सेंटर है। हम वहाँ पर आतंकवादियों को, न सिर्फ आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं, बल्कि वहाँ पर दुनिया जहाँ से जो हथियार आता है हम उसको वहाँ पर टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर टेस्ट करना ईजी रहता है वहाँ की इन्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी है, जितना वो आइसोलेटेड है पूरी दुनिया से। तो वहाँ पर इस तरीके से, और उनके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं जो अफ़गानी हैं, उनको अगर कोई नुकसान पहुँचेगा भी तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अफ़गानी जाने हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी से मुराद ये है कि दूसरी दुनिया। ठीक है, तो हम एक तो, और ये पूरे साल होता है हमारे साथ। क्या होता है, जब भी हमारे जो वेपन होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, हम लोग जब उनको लैब्स में क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो भेजे जाते हैं फील्ड पर, ग्राउंड पर यूज़ करने के लिए। वहाँ पर वो टेस्ट किए जाते हैं, फिर वहाँ पर जो वेपन्स हैं वो दूसरे देश आकर उनको देखते हैं, उनका डिस्प्ले होता है, उनको वहाँ से ख़रीदा भी जाता है। तो वो वहाँ पर हमें भी जाकर, हमारे लोगों को पूरे साल वहाँ पर ट्रेनिंग में भेजा जाता है। हम ग्रुप्स के अंदर जाते हैं, हमारी ग्रुप के अंदर जा के ट्रेनिंग होती है, यानी पूरे साल हम लोग जा रहे होते हैं। हमें क्यों ट्रेन किया जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत हो तो हमें पता हो कि कैसे, जैसे हम लोग जहाज़, गाड़ी, हर किस्म की चीज़ को ऑपरेट करना जानते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है, मैं क्योंकि खुद ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की हेड हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, हम हर चीज़ में ट्रेन करवाते हैं, हर चीज़ में ट्रेन करवाते हैं। हाँ, ये हेड क्वार्टर जो है वो डिफरेंट है, तो इस हेड क्वार्टर के डिफरेंट
हेड होगा, मैं दूसरी वाली हूँ, मैं उन लोगों को ट्रेन करती हूँ जो दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। ये वो हैं जो दूसरी दुनिया के लोग नहीं होते हैं, यानी ये ज़िंदा लोग होते हैं आप लोगों के हिसाब से। खैर ये अलग सिचुएशन है, इसके ऊपर अभी फ़िलहाल बात करना का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम यहाँ पर गए, हाँ ठीक है, अब ये मैं पेज पलट रही हूँ, ये उसकी आवाज़ है। अब हम क्यों गए थे, उसके पीछे एक और रीज़न था। खैर मैं लेने नहीं गई थी, मेरा काम नहीं था, यानी हम लोग वहाँ गए हुए थे, उसका रीज़न ये था कि हमें मर्सनरीज चाहिए थी। मर्सनरीज वो होती हैं जो एक प्राइवेट मिलिट्री होती है, जो एक एजेंडा के साथ जाती है फॉरेन मिलिट्री में सर्व करने। मर्सनरीज होते हैं, ये कवर होता है एक तरीके का, उनको भेजा जाता है चीज़ों को बर्बाद करने के लिए, गैस लाइट करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, आग लगाने के लिए बेसिकली भेजा जाता है। अक्सर आप जो अपराइजिंग मूवमेंट्स देख रहे होते हैं ना, जहाँ पर पूरे पूरे देश खड़े हो जाते हैं अपनी गवर्नमेंट को पलटने के लिए, थ्रो करने के लिए, उसमें पहले ये गैस लाइट करने के लिए मर्सनरीज भेजी जाती हैं। वो उकसाती हैं लोगों को कि करो करो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उनको लग रहा होता है वो सब हमारे ही हैं, हम ही लोग हैं, लेकिन उनको ना एक आवाज़ मिल जाती है एकदम से, उनको लगता है कि हाँ हमारा शायद कोई मसीहा आ गया हमारे पास, तो चलो हम सब मिलकर एक काम कर लेते हैं। तो वो उनको सब कर रहे होते हैं, वो असल में सिर्फ गैस लाइट कर रहे होते हैं, उनको एक वो क्रिएट करनी होती है सिचुएशन। तो यहाँ पर इनको ये सिचुएशन क्रिएट करनी थी इसराइल को, उनको ये चीज़ चाहिए थी, क्योंकि उनका जो प्लान है वो गज़ा को पूरा का पूरा इस वक्त लेना था उनको अंडर लेना था। तो उन्होंने ये मर्सनरीज वहाँ पर जाकर भेजी फ़लस्तीन के अंदर कि लोगों को एकदम से उन्होंने वो सारा सो कॉल्ड 7 अक्टूबर का ड्रामा किया। जैसे ही वो 7 अक्टूबर का ड्रामा हुआ, तो जो फ़लस्तीनी लोग थे, जो फ़लस्तीन के अंदर छोटे छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, आतंकवादी ग्रुप नहीं, जो रेजिस्ट करने वाले ग्रुप हैं, जैसे किसाम ब्रिगेड है, दूसरे हैं, उनको लगा कि शायद हमारे साथ कोई आकर खड़ा हो रहा है, हमें कोई सपोर्ट एकदम से मिल रही है, हम लोग शायद स्ट्रांग हो रहे हैं। तो वो सब शुरू हो गए, वो सब एक्टिव हो गए। उनको लगा कि ठीक है, हम शायद कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ हो रहा है। ये आपने नॉर्मली भी देखा होगा, ऑफिस में भी देखा होगा, नॉर्मली भी देखा होगा कि आप लोग सब आवाज़ अपनी दबा कर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी जाकर बॉस से बात करता है ना, आप लोग सब एक ही सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, आप लोग सब एक ही चीज़ में तड़प रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे होते, आपको डर होता है। लेकिन कोई भी आपके जाकर बोलता है ना कि नहीं ये चीज़ बहुत से, तो आप लोग सब भी बोलने लगते हैं जी जी बात सही है, वो हमें थोड़ा इशू हो रहा है, या तो हमारी सैलरी बढ़ा दें, या हमें ऑफ दे दें, ये टाइम चेंज कर लें, फलाना ढिमकाना। तो आपको आवाज़ मिलने लगती है, क्योंकि आप लोग डर रहे होते हैं। तो उनको क्या हुआ, उनको लगा कि जैसे ही उन्होंने सारा 7 अक्टूबर का ड्रामा शुरू किया, तो जो सारे रेजिस्टेंस ग्रुप थे फ़लस्तीन के अंदर, उनको लगा कि शायद अब हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है, तो लाओ हम भी एक्टिव हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, ये मर्सनरीज की बात हो गई, ये प्राइवेट आर्मीज़ होती हैं, ठीक है, ये सारी बात हो गई। यहाँ पर हम आते हैं, ये तो मैंने खैर मोसाद की यहाँ पर तस्वीर डाली हुई है, ये यहाँ पर CIA की, लेकिन मैंने बात करनी है। CIA क्या है, CIA के बारे में अगर आपको नहीं पता तो CBI, या आप लोगों का CBI होता है, FBI CBI वगैरह की तरह CIA होता है, लेकिन CIA जो होता है वो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट है, एक एलीट स्पेशल स्पाई एजेंसी होती है। उन्होंने इसराइल को कई हफ्तों पहले अलर्ट करना शुरू कर दिया था कि फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन में कोई छोटे से लेवल पर, बहुत छोटे से स्केल पर रेजिस्ट करने की प्लानिंग हो रही है। और वो हर वक्त होती है, वो हर वक्त होता है, ऐसा नहीं होता ज़रूर फ़लस्तीनी प्लान कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो रेजिस्ट करने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो लोग प्लान कर रहे होते हैं। क्या होता है कि क्योंकि उनको हमेशा बहुत पहले पता चल जाता है, तो वो जाकर उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। ये न्यूट्रलाइज़ बड़ा गंदा शब्द होता है, अगर इसका असली मतलब आपको पता हो तो। वो उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, रोक देते हैं। तो CIA ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए, जो मोसाद है, जो इसराइली एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, उसको उन्होंने जो है बोल दिया कि ये इस तरीके से होने वाला है, फ़लस्तीन को छोटा सा करने वाले। नॉर्मली क्या होता है, मोसाद के लोग जाते हैं या आर्मी जाती है इसराइल की, वो उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर देती, बात ख़त्म हो जाती गिरते बिरते। अब क्या हुआ यहाँ पर इनको जब पता चला, उनको जहन में आया कि हमारे पास ये बड़ा अच्छा इस वक्त मौका है, हम खुद इस वक्त इस पूरी चीज़ को, पूरी सिचुएशन में अपर हैंड ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेल आ गई है। इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट्स का आइडिया यही होता है कि आपको अपने दुश्मन देश के बारे में पता हो कि वो क्या करने वाले हैं, ताकि आप प्रिपेयर रहें। अब ये दुश्मन देश तो है नहीं, ये ऑलरेडी मासूम लोग हैं जिनके पास ना आर्मी है, ना इंटेलिजेंस है, कुछ भी नहीं है, लोग हैं छोटे मोटे, पत्थर वत्थर से मारते हैं। तो इनको पता चला, इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने फ़ौरन यहाँ पर मर्सनरीज़ का अरेंजमेंट किया। इन्होंने जाकर वहाँ आग लगाने का प्लान किया। इन्होंने कहा हम उस पूरे इससे पहले कि वो रेजिस्ट करें, हम उस पूरी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, लाओ भाई हम करते हैं। तो इन्होंने ये सारी मर्सनरीज़ को बुलाया 7 अक्टूबर को, पूरे 7 अक्टूबर को फेक तरीके से इन्होंने प्लान किया, और ये चले गए। इन्होंने जाकर यहाँ पर ये ड्रामा शुरू कर दिया। अब ये ड्रामा, क्योंकि देखिए अगर ये ड्रामा नहीं होता और ये रियल होता, तो ये रियल हो ही नहीं सकता था। हम यहाँ लॉजिकली बात करेंगे, मैं आपको सारे सबूतों के ऊपर बात करती हूँ जो आप लोगों ने तस्वीरें, चीज़ें देखी हैं। सबसे पहली बात ये है,
पूरी दुनिया के अंदर ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है, वो है उनका आयरन डोम। अगर तो सो कॉल्ड हुमस वाले अपने मिसाइल फेंक रहे थे सो कॉल्ड, तो इनका आयरन डोम है वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। इनके एयर स्पेस के कई किलोमीटर पहले ही वो अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या कोई भी अनऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट को वो चेक कर लेते हैं, कोई भी एलिनेटेड चीज़ वो जैसे ही डिटेक्ट करता है, वो उसके पास उस ऑर्डर होते हैं कि वो उसको फ़ौरन गिरा दे, वो उसको हवा में न्यूट्रलाइज कर दे, फ़ौरन के फ़ौरन इमीडिएटली, कई किलोमीटर्स पहले। उनका आयरन डोम क्या कर रहा था? उनका आयरन डोम कहाँ था? मर गया था, सो गया था? क्या सिचुएशन थी कि आयरन डोम हुआ ही नहीं? अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया कि आयरन डोम जो था वो उस वक्त काम नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड के लिए अगर हम इस बात को मान भी लें हाइपोथेटिकली, पहला मिसाइल आया, उसके बाद जो बाकी सारे मिसाइल आ रहे थे, उस वक्त आयरन डोम एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? और अगर वो काम नहीं भी कर रहा था, ठीक है, वो हैक हुआ था या वो काम नहीं कर रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फ़लस्तीनी लोग हैं, जो रेजिस्ट करने वाले लोग हैं, वो हैकर वैकर वो चीज़ों को हैक भी नहीं कर सकते, वो पत्थरों के अलावा किसी और चीज़ से लड़ाई भी नहीं करते, तो वो हैक करने की भी सिचुएशन में नहीं होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ मान लें हैक हो भी गया, तो उनको ये तो पता चल रहा था ना कि हमारे एयर स्पेस में एक मिसाइल एंटर हो रहा है, तो उन्होंने अपने आयरन डोम को फ़ौरन से रिबूट करना शुरू कर दिया होगा, उसको सही करना शुरू कर दिया होगा, उनकी पूरी पूरी टीम उसको सही कर रही होगी कि हमारा जो आयरन डोम है वो काम करना शुरू कर दे। ठीक है, चलें, हो गया, देर हो गई, एक मिसाइल गिर भी गया, बाकी के मिसाइल को आयरन डोम क्यों नहीं रोक सका? सॉरी, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो सका? सॉरी मेरी नाक, वो एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? तो ये बहुत बड़ा झूठ है। ये बिल्कुल 9-11 वाला पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखें, 9-11 में जहाज़ जो है वो घूमते घुमाते पहले आते हैं, अपना एल्टीट्यूड लोअर करते हैं, वो एक एयर स्पेस में अमेरिका के एंटर होते हैं फ़ौरन तरीके से, वो इतनी लोअर जो कि इलीगल है, और वो इतनी बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स के पास से घूमते घूमते आते हैं, बिल्डिंगों के अंदर घुस जाते हैं। तो उनका डिफेंस सिस्टम कहाँ गया? ठीक है, उनके पास आयरन डोम नहीं है, लेकिन उनकी भी तो आर्मी है ना, मिलिट्री है, उनके पास भी तो होता है, वो भी तो हवा में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो कहाँ थे? उन्होंने भी नहीं किया। ये पैटर्न होता है, ये फेक चीज़ें होती हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर ये हो सके। एक और बहुत ही बड़ा लतीफ़ा है, उससे बड़ा लतीफ़ा मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। वो ये कि हुमस वाले जो लोग थे, वो इसराइल, गज़ा और इसराइल का जो बॉर्डर लगता है, उधर से एंटर होते हैं इसराइल के अंदर। किस चीज़ के ऊपर? किसी भी नहीं, कोई टैंक वैंक कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल खेती बाड़ी के ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उसके अंदर, उससे वो एंटर हुए हैं। अच्छा ठीक है, आयरन डोम काम नहीं कर रहा था, मान लिया नहीं कर रहा, हो गई गलती, नहीं हो। ये वो बॉर्डर हैं इनके जहाँ पर हज़ार कैमरा एक एक कॉर्नर पर लगे होते हैं, इंतहाई उस पर वहाँ पे सर्वेलेंस चल रही होती है, इंतहाई जो है वो वहाँ पर फुट फोर्स होती है, यानी आर्मी खड़ी होती है, जो भी ग्राउंड फोर्स होती है वो खड़ी हुई होती है, पुलिस होती है, सब कुछ होती है, उनके पास अपने हथियार होते हैं। वो कैसे उन्होंने एंटर होने दिया? वो एंटर हो रहे हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने खुद खोला दरवाजे के, आ जाओ बारात लेकर, तुम आ रहे हो हमारे घर में, एंटर हो जाओ तुम। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। आप उनको एंटर कैसे होने दे रहे हैं? कहाँ से एंटर होने दे रहे हैं? मुमकिन नहीं है। इतनी बड़ी वहाँ पे फोर्स होती है और उनको ऑलरेडी पता चल रहा है कि मिसाइल आ रहे हैं, तो ऑलरेडी वो अपने सारे बॉर्डर्स को उस वक्त नहीं है, सारी फोर्स भेज देंगे बॉर्डर के ऊपर। तो वो सब कहाँ पर थे? इसका यही एक शायद मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो सब टिकटॉक वीडियो बनाने में बिजी होंगे, कि वो ऑर्डर आए भी होंगे, तो उन्होंने कहा होगा नहीं, हम पहले टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम जाकर अपने बॉर्डर की दिफा करेंगे, हम उसको बाद में उसका डिफेंड करेंगे। आप देखें, ये पॉसिबल हो सकता है आर्मीज़ के अंदर, लॉजिकली यहाँ पर सोचें। ठीक है, उसके बाद ये एक और है जो इंतहाई फ़नी और फेक वीडियो है। हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये दिखाती हूँ। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये पैराशूट का अटैक है, ये वायरल वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं, और ये यूट्यूब की वीडियो है जो 28 मई 2016 की है। ये एयर सोर्स यहाँ पर उसके ऊपर लिखी हुई भी है, एयर सोर्स का ये मिलिट्री की वीडियो है। ये लाइन जंप थी एक C-17 क्राफ्ट के, उसमें से इस वीडियो को आप जाकर देखें। ये वीडियो है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका वीडियो का नाम है, यहाँ पर आप जाइए, ये लिखा हुआ है 2016-28, इसकी टाइम स्टैम्प है 3 मिनट 58 सेकंड पर आप जाकर देखें तो ये जो वायरल इमेज है ना, जो आप लोगों ने देखा है पैराशूट अटैक का, वो आपको दिख जाएगा, ये फेक वीडियो थी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, जो एक और बहुत फेक चीज़ आ रही थी, ये सब उसी के अंदर से विजुअल्स हैं जो आपने देखा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एयर सोर्स लिखा हुआ है 2016 की, तो ये 7 अक्टूबर की कोई भी नहीं है, ये उनको फेक चीज़ें चाहिए थी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, ये एक और बहुत फ़नी लतीफ़ा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्योंकि हीब्रो नहीं पढ़ सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि हीब्रो आप लोगों को ज़ाहिर सी बातें आती नहीं, तो ये वीडियो शेयर हो रही थी, लोग बड़ी खुशी-खुशी देख रहे थे, क्या ये शायद अल्लाह बेचारे फेस्टिवल पे लोग जा रहे थे, उनके साथ ये हो गया, वो हो गया। ये एक्चुअली वीडियो 7 अक्टूबर की नहीं है, ये 4 अक्टूबर की वीडियो है। ये 4 अक्टूबर की वीडियो, और इसमें जो हीब्रो पे लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है। जिस लड़की की ये वीडियो उसने लिखा हुआ है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे ही गेट्स खुलते हैं ब्रूनो मार्स के कॉन्सर्ट के लिए। ये 4 अक्टूबर की वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उस लड़की का यहाँ पर नीचे जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है ना, ये सॉरी मेरे ख्याल से मेरा जा नहीं रहा यहाँ पर पॉइंटर, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नाम के आगे जो उसका प्रोफाइल है रायना जहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर 10 अक्टूबर लिखा हुआ है, सॉरी 4 अक्टूबर लिखा हुआ है। 4 अक्टूबर की ये वीडियो है। ये वो पॉइंट ऑफ व्यू था क्योंकि ब्रूनो ब्रूनो मार्स जो था उस वक्त इसराइल के अंदर था। इसराइल में उसके 2 कॉन्सर्ट के दिन थे, एक 7 अक्टूबर था और एक 4 अक्टूबर था। तो ये 4 अक्टूबर को क्रेजी फैंस थे, जैसे ही गेट खुले थे तो ये भाग रहे थे अंदर कॉन्सर्ट के लिए, ठीक है। 7 अक्टूबर का कॉन्सर्ट जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो ये जो वीडियो है इन मोहतरमा की ये है, और ये अगर आप इनकी उस पर भी जाकर देखें, ये उनका कौन सा टिकटॉक का अकाउंट है, आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये मोहतरमा हैं और इनकी ये वीडियो है। तो ये वीडियो जो थी ये कोई रियल वीडियो थी नहीं। 2 अक्टूबर का जो कॉन्सर्ट था ये यहाँ पर भी देख लीजिए, ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी कि बेचारे जो फेस्टिवल में जाने वाले लोग थे वो अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहे, वो अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, वो ब्रूनो मार्स के कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए भाग रहे थे। ये 4 अक्टूबर की वीडियो थी, ठीक है। उसके बाद ये एक और फुटेज है जो ब्लॉगर्स वगैरह थे, ये सारे जो लोग उस वक्त न्यूज़ पैडल कर रहे थे, फेक न्यूज़ पैडल कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारा जो हेलीकॉप्टर है, जो इसराइली एयरक्राफ्ट था, उसको गिरा दिया गया था, हुमस के लोगों ने गिरा दिया था। तो ये एक्चुअली बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ पर ये एक मिलिट्री सिमुलेशन गेम है, आर्मा नाम है उसका, ठीक है। ये उसकी फुटेज है। ये इतनी अफसोस की बात है, और मैं आपको बताती हूँ कितनी जलालत हुई है, कितनी बुरी बात है कि जो आर्मा 3 के जो खुद बनाने वाला, जो उसको डेवलप करने वाला जो डेवलपर है, उसने ये ट्वीट किया और उसने कहा है कि बहुत बुरी बात है कि हमारे गेम को इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ये उसकी पोस्ट है ट्विटर के ऊपर, ये खुद कह रहा है कि यानी कि हमारी फुटेज को लेकर यूज़ किया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये कितनी इस वक्त फ़नी सिचुएशन है कि लोगों को आकर बोलना पड़ रहा है, लोग पूरी दुनिया के लोग आकर कह रहे हैं कि ये फेक काम हो रहा है। तो ये जो फुटेज है कि भाई इसराइली हेलीकॉप्टर को यहाँ पर गिराया गया, ये कुछ भी नहीं है, ये इनका खुद का अपना आर्मा गेम है, आर्मा 3 का ये है। फिर एक और आते हैं, ये है जो टर्टल की स्पीड पे जो लैंड किए जा रहे हैं, ये पैराग्लाइडर्स हैं। ये फुटेज है जो ये दिखाई जा रही है ना कि भाई ये फुटेज जो है बेचारे पैराग्लाइडर्स मासूम इसराइली लोगों के ऊपर आ गए। ये सितंबर की है। ये कायरो जो इजिप्ट का कैपिटल है, कायरा, जिसको असल में कायरा कहा जाता है, कायरा होता है वो, इसको आप लोग कायरो कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कायरा ही बोलूँगी। कायरा के अंदर ये स्पोर्ट्स क्लब है, उसकी ये फुटेज है। वहाँ पर ये एक इवेंट होता है पैराग्लाइडर्स वगैरह की, तो ये उसकी फुटेज है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये वो लोग हैं, और ये पूरी जो फुटेज है यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये एग्जैक्ट मैच करती है, दोनों ग्रीन बॉक्सेस हैं। और ये यहाँ पर लिखा हुआ भी कि नादी कहते हैं, क्लब को कहते हैं, अल रियादी कहते हैं। आप लोग शायद मेरे ख्याल से अरबिक कैरेक्टर्स नहीं पढ़ सकते, तो ये खैर यहाँ पर जो लिखा हुआ है नादी रियादा है, यानी स्पोर्ट्स क्लब है। तो ये उसकी फुटेज थी। माशाल्लाह से अपनी उनकी आप चीज़ें देखिए। फिर एक और फुटेज है, ये एक्चुअली इजिप्शियन मिलिट्री एकेडमी है जो 21 सितंबर की, ये भी 21 सितंबर की पोस्ट है। और ये जो मिलिट्री एकेडमी है ये खुद उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट की हुई है। इस फ्रांस ने ये पोस्ट की थी। उनकी क्या होती है, एक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है जो फ्रेंडली ट्रेनिंग होती है, तो वो इजिप्ट और फ्रांस के बीच में एक मिलिट्री ट्रेनिंग थी। तो ये फ्रांस ने खुद पोस्ट की हुई है ये वीडियो, यहाँ पर आप गौर से देख भी सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी इजिप्ट का क्या है, झंडा लगा हुआ है यहाँ पर। ये मिलिट्री एकेडमी है जिसको यहाँ पर इन्होंने सब बकवास लिखी हुई है कि ये जो आ रहे थे और फलाना हो रहा था, और ये पीछे जो यहाँ पर सारा धुआं चल रहा है, ये एक्चुअली ट्रेनिंग चल रही थी इजिप्ट और फ्रांस के बीच में, फ्रेंडली ट्रेनिंग थी। तो ये उसकी तस्वीरें, यानी आप चीज़ें देखें। फिर ये यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई जा रही है, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों को खड़े हुए। ये कहा जा रहा है कि भाई इसराइली ऑफिशियल ने कैप्चर किए हैं, हम उसके लोग हैं और उनको कैप्चर किया है। ये एक्चुअली 2016 में टर्की के अंदर एक कूप अटैम्प हुआ था, ये उसकी वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्की के अंदर के लोग हैं। अगर आप जाकर ये वीडियो देखें भी तो आपको समझ आ जाएगी, जो भाषा यहाँ पर लिखी हुई भी ये तुर्की आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर जो लोग बात भी कर रहे हैं वो सब टर्किश लोग हैं।
इनकी इवन अगर आप शक्ल भी देखें तो ये टर्किश लगते हैं, ये फ़लस्तीनी नहीं लग रहे क्योंकि फ़लस्तीनी फ़ीचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं। ये टर्किश और ये इसराइली फ़ीचर्स एक्चुअली लग सकते हैं थोड़े से, क्योंकि इसराइल और टर्की का वो थोड़ा है। तो आप लोगों को तो खैर इतना आइडिया नहीं है कि मेल्टिंग पॉट किस तरीके से डीएनए के क्रिएट की जाते हैं, लेकिन हाँ ये जो है यहाँ पर ये सारे लोग जो हैं, ये वो 2016 की वीडियो है जिसको ये कहा जा रहा था लेकर, क्या कहा जा रहा था कि इसराइल ने पकड़े हैं हुमस वाले लोग। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर, ये एक वीडियो है आप लोग देख सकते हैं कि ये एक और कहा जा रहा था, ये दिखाया जा रहा था कि इजिप्ट जो है अपने मिलिट्री के प्लेन्स भेज रही है फ़लस्तीन के साथ लड़ने के लिए, यानी फ़लस्तीन के साथ मिलकर लड़ने के लिए इसराइल के अगेंस्ट। तो ये मिलिट्री के जो प्लेन है ये साउथ कोरिया की 9 साल पुरानी फुटेज है। ये आप लोग अगर जाकर इसको देखें आप लोग को मिल जाएगी 9 साल पहले पुरानी मिलिट्री उसकी साउथ कोरिया की अपनी फुटेज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये समझ आ गई। उसके बाद एक और चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा था, एक और इजिप्ट से रिलेटेड थी कि इजिप्शियन आर्मी जो है फ़लस्तीन के अंदर एंटर हो गई है और हम वो फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर हमारी आर्मी को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, फलाना ढमकाना। ये अप्रैल 2022 की टिकटॉक वीडियो है, सॉरी, ठीक है। तो ये इजिप्शियन है और ये बिल्कुल इजिप्शियन आर्मी है और ये कह रहे थे कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, नॉर्मली अपनी सपोर्ट दिखा रहे थे, आम जैसे दिखाते हैं। तो ये इजिप्शियन आर्मी थी जो सपोर्ट दिखा रही थी कि हम जो सारी मिस्र की आर्मी है वो फ़लस्तीन के साथ है, नॉर्मली जैसे सपोर्ट दिखाई जाती। तो ये टिकटॉक की वीडियो थी। फिर एक और चीज़ है जो बड़ी फ़नी और लतीफ़े वाली चीज़ है, वो एक और चीज़ है, वो ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर चलें इसी वीडियो को रख लेते हैं, अभी कहाँ, अच्छा चलें इनको रख लेते हैं। ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं हुमस के जो लीडर हैं ना उनकी, वही जो 40 बिलियन वाले लोग हैं जो कतर के अंदर रहते हैं। यहाँ पर अगर देख लें, ये देखें, ये AI जनरेटेड, इतना बुरा काम किया है ना उन्होंने, ये देखें। अच्छा चलें, यहाँ पर एक और चीज़ है जो ये कही जा रही थी कि हुमस के जो लोग थे वो डोर टू डोर गए इसराइल के अंदर, उन्होंने घर से लोगों को निकाला, उनको काटा पीटा, उनकी बोटियाँ बनाई, उनके बलात्कार किए, उनकी हड्डी बोटी की, उनके बच्चों को मारा, घर में घुस के वो जलाया, भूना, ये किया, फलाना किया। ये इतना बड़ा जोक है क्योंकि अगर आप लोग कभी इसराइल गए हैं ना, घूमने भी अगर आप गए तो आप देखेंगे इसराइल के अंदर, फ़लस्तीन तो छोड़ दें, इसराइल के अंदर इतनी फुट आर्मी है, फुट पे ग्राउंड पे आर्मी होती है उनकी, हर जगह वो लोग चल रहे फिर रहे होते हैं। तो वो लोग सब कहाँ थे? नहीं, वो लोग सब कहाँ थे कि हुमस वाले लोग जो थे वो घरों में घुस गए। हो सकता है वो हुमस बनाने गए हो, उनको हुमस चाहिए हो, उनको भूख लग रही है, उनको अपने लिए डिप बनानी हो। वो लोग सब कहाँ थे? टिकटॉक में बिजी थे, वीडियो बना रहे थे टिकटॉक की, क्योंकि अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा मैं ये रेफरेंस बार बार क्यों दे रही हूँ, है ना। तो कहाँ थे वो लोग, क्या कर रहे थे वो लोग? कुछ नहीं पता, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उनके पूरे के पूरे जो घर होते हैं इसराइली, जो सारा एरिया है वो इतना ज़्यादा हाईली कंट्रोल्ड रहता है, यानी उनके अपने लोगों के लिए वो आर्मी को खड़ा रखते हैं कि उनके लोगों को ज़रा भी नुकसान ना हो। उनके घरों के बाहर एरिया सब चीज़ें, सब कुछ कहाँ क्या कैसे चले गए? वो आर्मी गई कहाँ उस दिन? सारी मर कहाँ गई? ठीक है, कुछ पता नहीं, किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये एक बहुत बड़ी फ़नी चीज़ है। ये देख लीजिए, ये सब AI जनरेटेड तस्वीरें, ये देख लें, उनकी आँखें ये दिखाई जा रही थी। फिर ये कहा जा रहा है कि ये AI जनरेटेड तस्वीर है। कितनी फ़नी बात है कि कह रहे हैं कि रैलीज़ निकल रही हैं फ़लस्तीन उसमें इसराइल के अंदर, ये सब AI जनरेटेड है। ये देख लें, टांगों की उससे पता चल जाएगा, ये देखें। और ये खुद उनके अपने पेजेस लगा रहे हैं, ये रहे। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बड़ी मज़े की, एक और फ़नी चीज़ है वो ये है कि अच्छा डोर टू डोर विजिट, ये रहा, ये इनकी ग्राउंड आर्मी है। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये इनकी अपने खुद के, ये जो इतना खूबसूरत दिख रहा है ना, ये इनका अपना खुद इसराइल है। ये इनका अपना ज़ाती इसराइल है जो अच्छे तरीके से ये लोग इस तरह खड़े होते फिर रहे होते। तो कहाँ थे ये लोग सब भाई लोग? टिकटॉक पे वीडियो बना रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इनकी आर्मी होती है वो पधारती है 7 घंटे के बाद। तो आर्मी थी कहाँ? ना आर्मी आई, ना आयरन डोम आया, ना आर्मी आई, कुछ भी नहीं। कहाँ थे? किधर थे? नहीं थे कहाँ? मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। ये लोग एक दूसरे के साथ ये कर रहे थे, ये टिकटॉक की वीडियोस ये कर रहे थे काम। 7 घंटे जो दूर रहे, खामोश रहे, ये लोग अपने ये बिजी थे, ये सारे काम इनके चल रहे थे, जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं चला। और इनके मासूम तरीन लोग जो थे वो आए और उनके लोगों को उन्होंने काट दिया, हुमस वाले लोगों ने, और ये किया वो किया। ये लोग खुद बिजी थे, तो ये अपनी लोगों को डिफेंड करने के बजाय टिकटॉक के अंदर बिजी थे, ठीक है। वरना नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पूरी दुनिया जो होती है पूरी अलर्ट पे हो जाती है, ना इनका आयरन डोम ना कुछ।
एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 घंटे के बाद ये लोग आए भी। एक और चीज़, अच्छा मैं सांस ले रही थी। उसके बाद एक और जो फ़नी चीज़ है वो ये है कि हुम्स प्रिपरेशन कर रहे थे। वो अपने हथियार बनाए, उन्होंने मिज़ाइल बनाए, उन्होंने ये किया, उन्होंने गज़ा के अंदर बैठकर वो किया। गज़ा ओपन एयर प्रिजन है। कौन सी प्रिजन जो होती है वो बिना कैमरे के, बिना सर्वेलेंस के होती है, ठीक है। ये कैमरे नुक्कड़ नुक्कड़ पे इनके लगे हुए। ये आप जो दीवार देख रहे हैं ना, ये जो मैं आपको दीवार दिखा रही हूँ, ये गज़ा की दीवार है, ठीक है। कैमरे लगे होते हैं, अंदर अंदर तक लगे होते हैं, घुसे हुए होते हैं। हत्ता कि खाली गज़ा के अंदर नहीं, जो बाकी जहाँ जहाँ भी फ़लस्तीनी रहते हैं गज़ा के बाहर, चाहे वेस्ट बैंक हो, कहीं पर भी हो, लोगों के घरों में इसराइल ने लॉ पास किया हुआ है कि फ़लस्तीनी सिविलियंस के घरों के अंदर तक कैमरे उन्होंने लगे होते हैं। आप उस कैमरे को ना हैक कर सकते हैं, ना कवर कर सकते, कुछ भी नहीं। वो आते हैं आपके घर में कैमरे लगा कर जाते हैं। हत्ता कि आप बाथरूम जाएंगे तो वहाँ पर भी कैमरे लगे होते हैं आपके अपने ज़ाती घर के अंदर। कोई प्राइवेसी नहीं है। ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लॉ है जिसको इन्होंने, जिसकी माँ बहन एक की हुई इसराइलियों ने। ये इंटरनेशनल लॉ को के अगेंस्ट जाते हैं ये लोग, ठीक है। ये आपकी प्राइवेसी होती है जिसको उन्होंने बिगाड़ा हुआ है। तो आपके घरों में आप क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाथरूम में क्या कर रहे हैं, बेडरूम में क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ को देख कर रखते हैं। नॉर्मली आप लोगों के साथ भी ये चीज़ है कि भाई आप लोगों के मोबाइल कैमरे वगैरह हर चीज़ में आपकी हर चीज़ है रिकॉर्डेड, लेकिन वो तो सामने से लिटरली मुंह के अंदर है। घरों के अंदर कैमरे होते हैं। अगर आप कभी फ़लस्तीन के अंदर जाएँ और फ़लस्तीनी घरों में जाकर देखें, उनकी एंट्रेंस में, उनके घरों में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनको ये कैसे पता नहीं चला कि हमास जो है, हुम्स जो है वो वेपन्स बना रहा है, हथियार क्रिएट कर रहा है, मिसाइल बना रहा है। अगर चले मैं यहाँ पर मान भी लूँ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें हैक कर ली, ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने हैक कर भी ली, तो उनकी ग्राउंड के ऊपर एक सिस्टम है जो वेट को डिटेक्ट करता है। तो अगर वो मिसाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो ज़रा भी वेट हो जाता है ना, उन्होंने एक, उनको पता होता है, जैसे आप लोग जब ब्रिज बनाते हैं ना तो इंजीनियर्स को पता होगा, वो एक वेट को रखते हैं जहन में कि इतना इस पर वेट आएगा तो ये ब्रिज नहीं गिरेगा, उससे ज़्यादा वेट आएगा तो ये ब्रिज गिर जाएगा। उनको पता होता है, उनका एक एस्टिमेशन होता है। बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर इसराइल ने हर उस ज़मीन का एक वेट रखा है। उनको पता है कि अगर इस पर ज़्यादा भी वेट आया, उनको पता है कि एक इस समय पे यहाँ पर शायद 20 लोग जमा हो जाएंगे, उन 20 लोगों का वेट इस ज़मीन पर इतना होगा, गिवन कि वो उनकी उस पर ऑलरेडी बिल्डिंग भी खड़ी हुई है और उस पर सामान, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके, और 20 लोग या 25 लोग या 50 लोगों के साथ मिलाकर ये वेट इतना यहाँ पर होगा। उससे ज़्यादा जैसे ही वो वेट होता है उस ज़मीन के ऊपर, तो उनकी वो जो उनका जो सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और वो उनको वहाँ पर नोटिफाई कर देता है। वो सिर्फ उन्होंने इसीलिए रखा है कि कोई भी हैवी कोई भी वेपनरी बन रही है, कोई भी चीज़ वो लोग अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उनको अलर्ट मिल जाए। साथ में उसके कि कैमरा भी लगे हुए होते हैं। वो ऑलरेडी उनको पता होता है कि कौन सिविलियन या कौन सा रेजिस्टेंस ग्रुप क्या कर रहा है, तो वो पता चल जाएगा। अगर वो क्लाशनकोव्स लेकर या कोई भी चीज़ लेकर आएंगे तो वेट ऐड होगा उस एरिया में। तो अगर वो वेट ऐड होता है तो उनको पता चल जाता है, उनकी ज़मीन उस चीज़ को पकड़ लेती है। तो आप लोग यहाँ पर ये बात को मानकर बैठे हुए हैं कि गज़ा में ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई और इसराइल ने जो है वो क्रिएट करने दी। एक टाइम तक हैक होगा सिस्टम। अगर एक दिन भी वो उस सिस्टम को हैक कर लें, एक दिन में तो मिसाइल क्रिएट भी नहीं होते। एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, दूसरे दिन दूसरे कैमरे, दूसरा सिस्टम आ जाएगा, इसराइली आर्मी आएगी, आकर वो इंस्टॉल कर देगी फ़ौरन। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो है चीज़ें हैक ना हो, पता ना हो। ये मुमकिन ही है ही नहीं कि ये चीज़ हो सकती है। ये आप लोग यहाँ पर देखिए, ये कैमराज लगे हुए हैं यहाँ पर, ये जगह जगहों में लगे हुए हैं। ये तो आप सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं, घरों के अंदर तक लगे हुए हैं कैमरे। पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। आप यहाँ पर खुद जो फ़लस्तीनी हैं वो कहते हैं कि हम ज़रा बाहर निकलते हैं, हम वो, और इतना हाई किस्म का इनके पास टेक है, इतने हाई किस्म का है कि वो आपकी नाम, शक्ल, हर चीज़ आ जाती है उनको। खाली ये नहीं आता कि शक्ल देख कर पता चलता है कि भाई कोई इंसान जा रहा है, नहीं, उसमें नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि ये सीडी जा रही है, ये क्या है, कौन है, क्या एज है इसकी, क्या वेट है, क्या उसका धर्म है, हर चीज़ आ जाएगी। उस तरीके से यहाँ पर उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो उसके बावजूद यहाँ पर हुम्स ग्रुप ने सब कुछ किया और बात ख़त्म। ये इनकी सब चीज़ें यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर भी ये देख लीजिए आप, ये इनका दुनिया का सबसे हाईली सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इनके पास यहाँ पर है। और उसमें आप लोग यहाँ पर ये बात मानकर बैठे हुए, हाँ अगर ये कोई भी मिसाइल बना सकते तो ये छोटे छोटे पटाखे, रॉकेट बना सकते थे, वो जो छोटे फायर वर्क्स होते हैं दिवाली में फोड़ने के लिए। उससे ज़्यादा वो भी शायद नहीं बना सकते। उस पर भी आकर इनको पकड़ कर लेकर जाया जाता, फ़ौरन लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये क्या चीज़ आ रही है,
हाँ, अच्छा, अच्छा, सही है। ये मैं बताती हूँ क्या है, मैंने तस्वीरें डाली हुई थी, मुझे याद नहीं था। ठीक है, अब हम आते हैं, हम दूसरी चीज़ के ऊपर बात करते हैं, जो एक और चीज़ है यहाँ पर कि ये बिल्कुल वही पैटर्न है, ये वही चीज़ है जैसे यहाँ पर ये अलकायदा सॉरी वही 9/11 वाले जो ग्रुप नहीं है आतंकवादियों का, तो उनकी भी जो प्लानिंग चल रही थी, जो प्लान कर रहे थे, तो सीआईए किस तरफ उसका मुँह था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली मुसाद से रिलेटेड है कि अगर हमास कोई चीज़ प्लान कर भी रहा था, अगर कोई वाकई चीज़ ऐसी प्लानिंग हो भी रही थी, तो मुसाद क्या कर रहा था, वही जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उनको हर चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी तस्वीरें स्क्रीनशॉट ली हुई, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही हूँ। एक और चीज़ है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली बड़ी सिमिलर चीज़ हुई थी जब आप लोगों को याद होगा पर्ल हार्बर और ये सारी जो चीज़ें एक अटैक हुई थी, तो ये इन्होंने खुद फेक ये सारी चीज़ें की थी कि भाई हम हमारे जंग हो गई, हम हमारे पास जैपनीज़ प्लान कह रही हूँ, प्लेन्स आकर गिर गए, ये हुआ वो हुआ। तो उसके बाद जो इनकी अपनी जो लोग थे ना, वो इस पूरे वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट थे, इनके जो अमेरिकन लोग थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि हम जाकर वहाँ पर हम इस वॉर के अंदर एंटर हों। तो उन्होंने वो एक फेक ये सारा किया, जो पर्ल हार्बर वाला था, ये सारा उन्होंने एक फेक अटैक करवाया, जिसके बाद जो पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो उस फेवर में चली गई थी, गवर्नमेंट नहीं सॉरी अमेरिकन सिविलियन जो थे, पब्लिक थी, वो उस फेवर में चली गई थी कि अब हमें भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। तो ये लोग फिर इस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हुए थे। ये 9/11 ये सारी चीज़ों में 9/11 के अंदर ये सिमिलर चीज़ हुई थी। 9/11 को उनको जस्टिफाई करना था, तो उन्होंने 9/11 का एक ड्रामा क्रिएट किया, जिसके बाद फिर उन्होंने जाकर मज़ीद अफ़गानिस्तान को जो बर्बाद किया, इराक़ को किया, लीबिया को किया, सब सारी झूठी मूठी चीज़ें, ये सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो ये 9/11 का। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोगों को शायद पता भी नहीं है, पिछले 18 हफ्तों से जो इसराइल था वो नेतन्याहू जो बीबी है उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे सारे इसराइली, वो उसकी गद्दी को पलटना चाह रहे थे, उसको उतारना चाह रहे थे। उनके पास प्रोटेस्ट चल रहे थे, बड़े बुरे किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे थे, हत्ता कि 7 अक्टूबर के लिए एक ऑलरेडी प्रोटेस्ट जो था वो प्लान था, जिसमें कहा जा रहा था 500,000 जो यूथ है वो जो है रोड पर आएगी और वो प्रोटेस्ट करेगी बीबी के अगेंस्ट, कि जो बीबी जो है वो एक वॉर क्रिमिनल है ही है। यहाँ तक कि जो इसराइली यूथ है जो अब जो टीन एजर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो पहले 1940 के अंदर एक नकबा हुआ था और जो सारी चीज़ें हुई थी और हमारी जो हिस्ट्री है वो गलत हिस्ट्री है, हम लोग यहाँ को बिलोंग नहीं करते। वो जो उनकी यूथ थी वो उजागर हो रही थी, वो खड़ी हो रही थी, वो वोक हो रही थी। उनको ये भी समझ आ रहा था जो उनकी जो यूथ थी और जो उनकी जो क्या होती है मिलीनियम क्या होते हैं, ये कौन सी जनरेशन होती है, जेन ज़ी से पहले कौन, मुझे नहीं पता। वो ये बात कर रही थी कि हमें बीबी को हटाना है, क्योंकि वो एक पूरा ओवरहॉल कर रहे थे, वो एक पूरे जुडिशल ओवरहॉल को करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बीबी साहब थे वो ये करना चाह रहे थे, उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर रहे थे, वो उनसे अपनी पावर छीन रहे थे। नॉर्मली क्या होता है कि जो कोर्ट्स होते हैं वो फैसला करते हैं, कोई भी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उसके हाथ में कोई फैसला नहीं होता। ये खैर सारी सो कॉल्ड चीज़ें होती हैं, लेकिन एटलीस्ट दुनिया के लिए एक चीज़ होती है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम उसके पास जाकर कर सकते हैं। अगर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं कोई भी चीज़ है, कोई फैसला अगर हो रहा है तो हम केस कर सकते हैं, हमारे पास एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की पावर है। तो वो पावर खींच रहा था बीबी लोगों से, और वो ये चाह रहा था कि वो पूरी की पूरी पावर जो है वो बीबी को और उसकी पार्टी को और उसके कुछ लोगों को, बड़े लोगों को मिल जाए और वो पूरे देश के अपने लॉ बनाए, कोर्ट कोई भी लॉ क्रिएट ना करे। तो लोग ये कह रहे थे कि बीबी हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हम बीबी को ये पावर नहीं दे सकते। वो फिर बिल्कुल एक चीज़ हो जाएगी, वो फिर एक वही चीज़ आ जाएगी कि कोर्ट का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर एक सिर्फ एक ग्रुप है वो हो रहा है। तो क्या हुआ, ये इतने बुरे तरीके से, और ये इंटरनेशनली इतनी बड़ी बात ये चल रही थी, आप लोग तो शायद न्यूज़ नहीं देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही थी कि पूरी दुनिया इस वक्त इस नज़र में थी। बीबी का कह रहे थे कि आखिरी टाइम है, ख़त्म हो रहा है, बीबी को हट जाएगा, बीबी हट जाएगा। तो बीबी ने ये एक फेक वॉर जो है क्रिएट की, ताकि पूरी दुनिया, पूरी जो इसराइली हैं वो उसकी फेवर में आ जाए कि देखो ये हमारे लिए कितना लड़ रहा है, कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और लोग जो थे वो जो प्रोटेस्ट चल रहे थे वो अब रुक गए। अब वो सिचुएशन चल गई कि भाई हमारे हॉस्टेजेस फंस गए, हमारे लोग हो गए, मर गए, ये हो गए। अब लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं कि बीबी जो है तैयार हैं लोग कि हमारे हॉस्टेजेस जो तुम, अच्छा वो मैं आगे बताती हूँ, हॉस्टेजेस की सिचुएशन में बताती हूँ। तो ये सारी सिचुएशन थी। अभी 7 अक्टूबर को 500,000 जो लोग थे वो सड़कों पर आकर आने वाले थे। सब चीज़ें, सब प्रोटेस्ट रुक गए, 18 हफ्ते के प्रोटेस्ट रुक गए, लोग सब भूल भाल गए कि बीबी बुरा है, बीबी अच्छा है, क्या है। ये नॉर्मली हमेशा ये चीज़ की जाती है कि पावर में रहने के लिए जंग को क्रिएट करो और अपनी गद्दी को संभाल लो। जब भी ये चीज़ें होती हैं, और ये हमेशा से हुई हैं, ये एक पैटर्न रहा है दुनिया की हर जगह में। आप देखिए जहाँ पर उनको पता होता है कि हम हटने वाले हैं, वो एक ऐसी कोई भी आतंकवादी सो कॉल्ड सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो लोग हैं वो ये चीज़ हो जाए। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये यहाँ पर
अच्छा नहीं, ये तो ये उसी से रिलेटेड है कि ये जो नहीं होता आई विटनेस अकाउंट्स हैं, जो लोग कह रहे थे कि भाई हमने आई विटनेस अकाउंट्स हैं हमारे पास, ये हमने देखा है कि हुमस वाले ग्रुप ने ये किया वो किया फलाना ढिमकाना। तो उसके ऊपर हम चलते हैं, अब हम यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं कि ये जो हॉस्टेज वाली सिचुएशन थी ये बिल्कुल रियल नहीं थी, इंतहाई फेक तरीन थी। पहली तो बात ये कि जो मर्सनरीज थे मर्सनरी यानी हॉस्टेजेस लिए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। पहले तो सबसे पहले ये सारी जो फेक अटैक्स, पैराग्लाइडर्स, फलाना ढिमकाना, ये सिचुएशन क्रिएट की गई। उसके बाद यहाँ पर ये जो हुमस वाले मर्सनरीज़ के बाद, ये सारी सिचुएशन के बाद जो कसाम ब्रिगेड था, जो एक्चुअली रेजिस्टेंस ग्रुप है, ये आतंकवादी ग्रुप है भी नहीं, उसको कहा भी नहीं जाता है, वो रेजिस्टेंस ग्रुप कहलाया जाता है। कसाम ब्रिगेड वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि शायद इस वक्त हम लोग खड़े हो रहे हैं और हम लोग कुछ कर रहे हैं, इस वक्त शायद हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इसराइली लोगों को पकड़ लिया, उनका अपहरण कर लिया, उनको लेकर आ गए। क्यों लेकर आ गए? क्योंकि उनकी सिचुएशन थी और उनको चाहिए था, उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया, वो जो हॉस्टेजेस निकल कर आ रहे हैं वो हाथ भी मिला रहे हैं, तस्वीरें भी खींच रहे हैं, वो आकर ये बयान भी दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से, ये देख लीजिए, ये ऑलरेडी इस वक्त हॉस्टेजेस हैं जो वहाँ पर बैठे हुए अच्छे कपड़ों में, अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे हाल में बैठे हुए हैं। ये लोग बात भी कर रहे हैं कि हमें भी वही खाने को मिल रहा है जो वो लोग खा रहे हैं। यहाँ पर ये लोग ये चाय भी इनको मिल रही है, इनकी जो वुमेन इश्यूज़ होते हैं, जो वुमेन हाइजीन इश्यूज़ होते हैं, उसकी भी देखभाल की जा रही है। मेडिसिन भी उनके हर बंदे के साथ हर हॉस्टेज के साथ एक उनका जो कसाम ब्रिगेड के लोग थे वो लोग वहाँ पर थे, उनको अच्छे तरीके से किया भी। यहाँ पर देख लें वो हाथ भी मिला रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे वो डर रही होंगी, ये देख लें, ये इनको तमीज़ से, प्यार से, जैसे माँ का हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं, ये वो लोग हैं। ये जो देखें आप यहाँ पर, ये हॉस्टेजेस को लेकर आ रहे हैं, पकड़ कर प्यार से लेकर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, लोग भी खुशी खुशी आए। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़रूर टेरर होता है, उन्होंने वो चीज़ देखी होती है, वो थोड़े से अपने रूटीन से हटे होते हैं, ज़रूर डरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि फ़लस्तीनियों का क्या इसराइल हाल करता है, जो हॉस्टेजेस को लेते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो देखें आप यहाँ पर। तो कसाम ब्रिगेड उस वक्त गैस लाइट हो गया, उन्होंने 7 अक्टूबर को लोग पकड़ ज़रूर लिए, 250 लोग कसाम ब्रिगेड ने पकड़े। यहाँ पर आप इवन बच्चे भी देखेंगे, ये कितने सुकून से खड़े हैं, उनके चेहरों पे डर भी नहीं है। अब ये बच्चे आप यहाँ पर देखें, ये वीडियो अगर आप यहाँ पर देखें, वो बच्चों के जूते भी पहना रहे हैं, उनको चप्पलें भी पहना रहे हैं, उनको दुलासे भी दे रहे हैं, उनको कहानियाँ भी सुना रहे हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊँ, उनको प्यार से उनको संभाल कर भी रखा हुआ है, कोई उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। देख लें, उनको झुला रहे हैं, खिला रहे हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको पता है, इनके अंदर दिल है, क्योंकि ये लोग असल में रेजिस्टेंस ग्रुप हैं। और ये बच्चों को इन्होंने छोड़ भी दिया, ये बच्चे जा चुके हैं, आप लोगों को शायद बच्चों का पता भी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने लोगों को पकड़ा है, सब कुछ किया हुआ है, ये मर्सनरीज़ का काम था, उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद किसान ब्रिगेड ने उन्होंने 250 लोगों को पकड़ा। और अभी ये यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल है कि ये उन हॉस्टेजेस को छोड़ भी रहे हैं। ये सारे जो हॉस्टेजेस हैं ये फ्री में उन्होंने निकाले बिना किसी डिमांड पूरे किए हुए। तो इसराइल तो नहीं उनकी डिमांड पूरी की अभी तक इसराइल ने, ठीक है, इसराइल ने तो अभी तक कोई भी जो वो बॉम्ब वगैरह फेंक रहे थे वो रोकी नहीं। तो फिर कसाम ब्रिगेड क्यों उनको निकाले? क्योंकि कसाम ब्रिगेड को समझ आ गई कि हमारी यहाँ मांग कोई पूरी होने नहीं वाली है, हम लोग इनको ज़्यादा देर रख नहीं सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वो लोग खुद इस वक्त एक जंग की सिचुएशन के अंदर है, उनको पता है कि हाँ ये बेचारे भी मर जाएंगे हमारे साथ। तो इन्होंने निकालना शुरू कर दिया लोगों को। और इनकी जो नीड थी, इनकी जो डिमांड थी ना कसाम ब्रिगेड की इस वक्त, वो कोई भी नहीं डिमांड थी, हॉस्टेजेस एक्सचेंज की भी नहीं थी। इस वक्त 70,000 फ़लस्तीनी जो इसराइल के अंदर हॉस्टेज हैं, वो भी मांग नहीं कर रहे थे कि हम हॉस्टेज एक्सचेंज कर लेते, कि हम तुम्हारे 250 भेजते हैं, तुम हमें हमारे दे दो, 70,000 ना से ही कुछ ज़्यादा थोड़े से दे दो, एटलीस्ट कुछ दे दो। कुछ भी नहीं, वो कह रहे थे कि हमारी जो बेसिक नीड है ना, हमारा पानी, हमारा खाने पीने का, हमारे ऊपर से थोड़ी सी जो उन्होंने सख्तियाँ की हैं उसको थोड़ा सा कर दो, क्योंकि हम लोग मरते हैं अंदर प्रिजन के अंदर। हमारी जो प्रिजन तुम लोगों ने गज़ा की बनाई हुई, ये सिर्फ अपनी बेसिक नीड की बात कर रहे थे। अपने जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो हर जो ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट है वो भी कहते हैं कि इसराइल जो है वो लॉज को तोड़ रहा है ये सब कुछ करके। फ़लस्तीनियों को बारिश का पानी भी जमा करके यूज़ करने की जो है अनुमति नहीं है। इसराइल ने उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाई हुई है कि गंदा बारिश का पानी भी तुम हमसे पैसों में ख़रीदोगे अपनी खेती बाड़ी के लिए भी, तो वो भी नहीं कर सकते। वो बेसिक डिमांड्स मांग रहे थे। उनकी जो कसाम ब्रिगेड की वो थी, वो ये थी, उन्होंने अपने हॉस्टेजेस को भी नहीं वो मांग रहे थे। जब उनको लगा कि इस चीज़ नहीं हो रही है तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इनके कुछ हॉस्टेजेस जाने देते हैं, ये दिखाने के लिए इसराइल को कि हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं, हमने तुम्हारे कुछ गुड विल में तुम्हारे हॉस्टेजेस वापस भेजने, तुम ये दिखाओ कि हम तुम्हारे बाकी के हॉस्टेजेस भेजना शुरू कर दें, एटलीस्ट तुम कुछ बात तो करो। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
क्यों नहीं किया? और अगर वाक़ई इसराइल को इस वक़्त यहाँ पर अपने हॉस्टेजेस की फ़िक्र होती, तो क्या इसराइल गज़ा के अंदर उस तरीके से बॉम्ब फेंक रहा होता, कारपेट बॉम्बिंग चल रही होती जो वो कर रहे हैं? उनके भी हॉस्टेजेस मरेंगे ना फिर। मरेंगे अगर तो वहाँ पर किसाम ब्रिगेड के पास या जिसके पास भी उनके हॉस्टेजेस हैं, वो तो जाएँगे, वो तो मरेंगे। ठीक है, अब ये एक आपको मैं वीडियो सुनाती हूँ, ये सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। Let me read you a line from the Times. Occurred, but 50 hostages would be pretty significant if that were to happen. And let me read you a line from the Times of Israel that underscores everything that you just said. The line goes, "The army is concerned that further hostage releases by Hamas could lead the political leadership to delay a ground incursion Interesting. or even halt it midway." So the IDF, the army, is concerned that Hamas might release hostages. Like, people need to sit with that to understand the politics that are going on here. Right. How could you possibly be concerned that Hamas might release hostages? Because the only possible way is that your agenda is not the recovery of those hostages. It's the execution of this ground invasion for whatever you think the end goal of that is, which isn't even entirely clear. Yeah, and you're right. It's something we talked about previously. Even अब अगर आपने ये सुना है ना, occurred. आपने अगर ये सुन लिया है तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। ये यहाँ पर हैनिबल डायरेक्टिव एक है चीज़, जो ये आप अगर इसको गूगल करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ होती है। हमारी दुनिया में इसको यूज़ किया जाता है कि हमारे जो बहुत बड़े एजेंसी स्पाई है हमारे पास, ये मैंने एक्चुअली जब वो सुशांत अलाइव वाली सीरीज़ की थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि हम हमारे ही लोगों को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वो सिर्फ तब की जाती है, वो उन लोगों की उस वजह से की जाती है कि उनके पास इस तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है बहुत सारी, जिससे आपका जो देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी होती है, वो ख़तरे में होती है। हॉस्टेजेस के पास तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उनको मारने के लिए का क्या तुक बनता है? अब यहाँ पर ये खुद IDF कह रहा है कि हमें मज़ीद हॉस्टेजेस नहीं चाहिए, जो यहाँ पर ये हॉस्टेजेस निकले हैं, अगर हमें मज़ीद हॉस्टेजेस मिल गए, निकल गए, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उनको ये हॉस्टेजेस का बहाना रखना है। वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि हॉस्टेजेस निकलें, क्योंकि वो उस बहाने की वजह से वो करेंगे। क्यों? खुद आपने उस वीडियो में सुना है कि जो उनकी ग्राउंड इन्वेजन है वो फिर रुक जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे, डिले हो जाएगी, तो उनको वो बहाना रखना है। तो वो खुद चाहते हैं कि उनके जो चंद लोग हैं, 250 लोग हैं, वो उनको एक CD का वो मिल जाए कि वो कोलेटरल डैमेज है इस वक्त, क्योंकि उनका जो मेन इस वक्त गोल है, इसराइल का पर्पज़ है, वो बड़ा है। उनको इस वक्त पूरे गज़ा को होल्ड करना है, तो उनके 250 लोगों की बलि चढ़ाना को मैटर ही नहीं करता है। वो भाड़ में जाए, कोलेटरल डैमेज होगा, बाद में कह देंगे कि भाई वो हुमस वाले ग्रुप वाले लोगों ने मार दिया। वो खुद कसाम ब्रिगेड भी इस सब इसी वजह से रिलीज़ भी कर रहे हैं हॉस्टेजेस को, कि कल को हमारे ऊपर बात ना आए। वो खुद नहीं चाह रहे, वो चाह ही नहीं रहे, जब भी तो वो निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ नहीं रहे। अगर उनका हॉस्टेजेस जो कह रहे थे ना कि सारा सिचुएशन हॉस्टेजेस की, तो फिर लो बैठ कर बात करो कसाम ब्रिगेड के साथ, क्यों नहीं बात कर रहे? उनको चाहिए ही नहीं है। वो हैनिबल डायरेक्टिव यहाँ पर यूज़ करें, जो कि एक्चुअली सिविलियंस पे यूज़ भी नहीं किया जाता। हैनिबल डायरेक्टिव जो है वो एजेंट्स, स्पाइज या आर्मी के लोगों के लिए होता है, जिनके पास कोई ना कोई ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपके देश को नुकसान होता है। तो उस सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए आप अपने ही बंदे को जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ये हैनिबल डायरेक्टिव जो है ये एक्चुअली इसराइल के अंदर IDF आर्मी के अंदर यूज़ किया जाता था। जब भी कभी IDF के सोल्जर्स को कोई कैप्चर कर लेता था फ़लस्तीन की साइड पर, तो उनको उसी वक्त मार देने का हुक्म होता था, जो IDF के खुद लोग मार देते हैं। कभी भी वो कैप्चर नहीं हो पाते उनके सोल्जर्स, वो उसी वक्त उनको मार देते हैं। दूसरे जो उनके IDF के सोल्जर्स होते हैं वो मार देते हैं। तो ये हैनिबल डायरेक्टिव आम सिविलियंस पे क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि उनका पर्पज़ ही कुछ और है। ये 7 अक्टूबर है ही नहीं रियल, ये फेक है। यहाँ पर अगर ऐसा होता तो इस वक्त मेन उनका गोल पर्पज़ यही होता ना कि भाई हम गज़ा, जो कह भी रहे हैं कि हम गज़ा में हम हुमस वाले लोगों को इसलिए मार रहे हैं कि हमें अपने हॉस्टेजेस को रिट्राइव करना है। आप तो कर ही नहीं रहे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें पता चल गया है कि जो हुमस वाले लोग हैं वो टनल में हॉस्टेजेस के साथ बैठे हुए, वहाँ पर इल्लीगल एक नर्व गैस होती है, उसको यूज़ करेंगे, जिससे पैरालाइज हो जाते हैं। उस नर्व गैस को यूज़ कर वो उन टनल्स को कर देंगे। तो वहाँ पर तो आपकी हॉस्टेजेस भी हैं। अगर आपको हॉस्टेजेस की फिक्र होती तो आप नर्व गैस टनल्स में नहीं फेंकेंगे ना, उसमें तो फिर आपके भी लोग मरेंगे, वो पैरालाइज होकर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं, और उसी समय में आप उनको बम से उड़ा भी देंगे, मार भी देंगे, ख़त्म भी कर देंगे। तो हॉस्टेजेस कभी मेन है ही नहीं ना, उनका पर्पज़ ही नहीं है। हॉस्टेजेस उनको चाहिए नहीं। उनका मेन मकसद क्या है? यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करना है, क्या चीज़ यूज़ करना है, ये एक्सक्यूज़ के तौर पर 7 अक्टूबर को यूज़ करते हुए ये यहाँ पर चले जाएंगे, है ना। और अगर वाकई गज़ा में होते इनकी हॉस्टेजेस जो होते, तो ये बम नहीं करते जिस तरीके से ये बम कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब तक तो ख़त्म हो गए होंगे। आज की तारीख में ऑलरेडी 25,000 फ़लस्तीनी मर चुके हैं।
आज की तारीख में 25,000 फ़लस्तीनी मर चुके हैं। हर 5 फ़लस्तीनी में एक फ़लस्तीनी जो है वो ज़ख्मी है। तो ऑलरेडी 1.6 मिलियन फ़लस्तीनी इस वक्त ज़ख्मी है। ज़ख्मी वो ऐसे क्यों होंगे ना कि एयर स्ट्राइक से, उससे, इससे। तो जितने भी अगर वहाँ पर हॉस्टेजेस हैं, 250 हॉस्टेजेस हैं, तो वो तो फिर इस वक्त बचे भी नहीं होंगे, वो भी मर चुके होंगे। पॉसिबिलिटी तो यही है ना, वो मर गए होंगे, बचे ही नहीं होंगे। तो उन्होंने तो अपने खुद ही हॉस्टेजेस को गज़ा के अंदर अपने ही एयर मिज़ाइल से मार दिया। तो उनको मारने वाला तो फिर हुमस तो खैर रियल है ही नहीं, कसाम ब्रिगेड कोई भी नहीं है। बाद में ये कहेंगे कि ठीक है भाई, हमारे लोगों को उन्होंने मारा था। उनको खुद नहीं चाहिए कभी भी हॉस्टेजेस, उनको चाहिए ही नहीं है। ये उनके टनल्स हैं यहाँ पर, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इनको टनल्स वनल सब पता है, तो आप खुद देख लीजिए। अच्छा, अब एक और ये चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ये आप देखिए। बंद कर देते हैं इसकी, मैं इसके ऊपर बात करके आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो लोग हिब्रू में बात करें, फ़ायदा है नहीं। अब ये जो यहाँ पर औरत है, ये IDF की सोल्जर है, ये पोनी वाली कुत्तिया औरत, ये इस मुस्लिम इसराइली औरत को पकड़ कर लेकर जा रही है। यहाँ पर लेकर आए, क्यों लेकर आए? ये बहुत सारे फ़लस्तीनी इसराइल के अंदर रहते हैं, कुछ बहुत कम अमाउंट के अंदर फ़लस्तीनी इसराइल के अंदर रहते हैं जो इसराइली नेशनल हैं, वो वहाँ पर रहते हैं और वो उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं कुछ भी करने की। तो ये तो चले, यहाँ पर एक फ़लस्तीनी औरत थी, इसने अभी एक ट्वीट लाइक की थी, कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे, जिसकी बेसिस पर उसको आकर ये जो यहाँ पर ये पुलिस वाला बंदा सुना रहा है, वो कह रहा है कि हम तुम्हें आतंकवादी डिक्लेयर करते हैं और हम तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो ये जो औरत चीख रही है ना, नहीं, वो कह रही मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये इस तरीके से झूठ मूठ आतंकवादियों के लोगों को नाम लेकर अब इसको ले जाएंगे, इसको ले जाकर अपनी जेल में रखेंगे, इसके हाथ पैर काटेंगे, इसका बलात्कार करेंगे, बहुत बुरा हाल होता है। ये इसको ले गए। अब ये एक ट्वीट की बेसिस पर, एक छोटी सी चीज़ को लाइक करने की बेसिस पे एग्जैक्ट लोकेशन पर आ टपके ना उसके घर पर, एग्जैक्ट लोकेशन पर आ टपके, और एक ट्वीट, छोटी सी ट्वीट लाइक करने वाली के। तो इनको ये नहीं पता था कि वो जो सो कॉल्ड हुमस वाले लोग थे वो मिसाइल क्रिएट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, या उनको ये नहीं पता कि उनके असली सो कॉल्ड जो 250 हॉस्टेजेस हैं वो किस लोकेशन पर हैं। वो वहाँ नहीं जाकर आ टपक सकते। आप लॉजिकली चीज़ों को देखें। और ये तो यहाँ फ़लस्तीन, ये अपने इसराइलियों को भी एक्चुअली मार रहे हैं, पीट रहे हैं। एक इसराइली इन्होंने पागल खाने में लेकर चले गए, वो यूट्यूबर है, इसराइली यूट्यूबर है, उसको ले गए वो पागल खाने में। मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की है उसकी स्टोरी। उसको वो ले जाकर पागल खाने में ले गए, क्योंकि उसने दिखाई है फ़लस्तीनी हॉस्पिटैलिटी, और वो उस सारी अगेंस्ट जो इसराइल करता सारा काम वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसराइली जो है वो बर्बाद कर रहे हैं फ़लस्तीन को। तो वो उसको ले गए, कह रहे हैं वो पागल है बंदा। मैंने ये भी चीज़ आप लोगों को बताई हुई है कि हम अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है, कि लोगों को वो बाद में कहें कि वो बंदा तो पागल था, वो जो भी बात कर रहा था झूठ बात थी, बकवास बात थी। एक और स्कूल के इसराइली, खुद यहूदी एक स्कूल टीचर है, उस बेचारे ने जो है वो एक ट्वीट सोशल मीडिया पे लाइक कर ली, कोई चीज़ लाइक कर ली, उसको भी आकर लेकर पकड़ कर ले गए। ये तो खुद इसराइल के अंदर इसराइली लोगों के साथ हो रहा है। यहाँ तक कि खुद जो इनका जो सिक्योरिटी का मिनिस्टर है, वो जो एक है कुत्ता कमीना, वो कह रहा है कि जो भी हमारे पास से हमारे सिविलियंस जो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन के, इस वक्त फ़लस्तीन को, तो जाएं, वो जाकर उस बस में बैठें जो गज़ा जाती है, हम उनको गज़ा में हम छोड़ देते हैं, और जाओ वहाँ जाकर गज़ा में मरो तुम, अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है, उतनी हमदर्दी हो रही है। ये खुद अपने इसराइली लोगों के लिए इनकी ये सोच है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। मर गई, खप गई, बात ख़त्म। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है यहाँ पर, एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है जो ये पहले बात कही जा रही थी। ये रोज़ाना जो है वो हुमस की लोकेशन चेंज हो रही है बार बार। कभी हुमस जो है वो स्कूल में जाकर बैठ जाता है, कभी वो मस्जिद में बैठ जाता है, कभी हॉस्पिटल्स में जाकर बैठ जाता है। जिस चीज़ को भी उन्होंने उड़ाना होता है, जो इंटरनेशनली जब भी दो देशों के बीच में जंग होती है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उनको आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जिसमें से रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, या जो टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क्स होती हैं, या बच्चों की एजुकेशन होती है, या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर वुंडेड को ट्रीट किया जा रहा होता है। हर जगह टनल्स जो हैं वो सब हुमस के हैं। अल्लाह जाने हुमस ने सारे जो गज़ा की ज़मीन है उसको टनल में शायद खोद दिया, कभी स्कूल के नीचे, कभी हॉस्पिटल्स के नीचे, कभी मस्जिदों के नीचे, हर जगह उनको दिख रहे हैं। और ये सारे इस वक्त, ये सारी जो जगहें थी वहाँ पर इस वक्त बच्चे लोग 70 हज़ार लोग, 50 हज़ार लोग आकर इस वक्त शेल्टर जो थे वो सीख कर रहे थे इन कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वहाँ पर इस वक्त बैठे हुए थे, क्योंकि उनके जो घर थे उनको तोड़ फोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह को ये लोग नहीं करेंगे। नॉर्मली फिल्म्स में भी दिखाते हैं ना, जब एक हॉस्टेज सिचुएशन होती है, ठीक है, जब चीज़ों का हाईजैक किया जाता है, तो क्या होता है कि भाई अरे स्कूल में बच्चे हैं तो पूरे स्कूल को तो नहीं मार सकते, बच्चे मर जाएंगे। आतंकवादियों को निकालने के लिए वो फिर हॉस्टेज को निकालने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं। आप कभी भी ऐसे नहीं करते हैं।
आप ये नहीं करते कि आतंकवादी वहाँ छुपे तो लाओ हम पूरा मिसाइल फेंक दें, बम फेंक दें, कभी भी नहीं ऐसा होता है, ठीक है। आप अपनी ग्राउंड आर्मी को एटलीस्ट भेजते हैं, आप पहले अपनी आर्मी को भेजें ना, ग्राउंड पे जाकर देखिए वो अंदर एंटर होंगे। वो मनी हाइस्ट पूरा इसी पे था। उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि हम उस पूरे बैंक को गिरा दें फेंक कर। वो आपका मेन जो मेन पर्पज़ होता है वो हॉस्टेजेस को लेना होता है, निकालना होता है। तो अगर आपको हमास के हुमस से हॉस्टेजेस चाहिए थे तो आप पूरे उन चीज़ों को तो नहीं गिराएंगे ना, उन टनल्स को तो बर्बाद नहीं करेंगे। और नॉर्मली भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी आप वहाँ पर जहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं या स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, वहाँ नहीं कर सकते। और हुमस वहाँ जाकर अगर घुस के बैठ जाएगा तो आप जाएँ ना, आप जाकर देखें। ये बेचारे तो सब लोग निहत्ते हैं, इनके पास तो कोई हथियार वेपन कुछ भी नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वो बेचारे कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप जाइए देखिए। आपके पास फेशियल आइडेंटिफिकेशन है, आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आपको पता है कि कौन सा आतंकवादी, तो आप उस तरह जाकर पकड़ें। आप तो पूरे के पूरे स्कूल कॉलेजेस हर चीज़ों को गिरा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये इनका टनल सिस्टम बना हुआ है। ये कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। ये एक्चुअली खुद उनकी अपनी IDF की ये तस्वीर है। ये कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है। शिफा हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, शिफा हॉस्पिटल की बड़ी बुरा हाल भी हुआ है। अगर आप लोग देख रहे होंगे आपको पता होगा कि हमें पता है, हमने देख लिया, हमने लोकेट कर लिए कि शिफा हॉस्पिटल के अंदर टनल्स हैं। उन टनल में जो हुमस के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और क्या सबूत था? ये सबूत था, उन्होंने खुद अपने हाथ से रेड तस्वीरें मार्क कर ली थी। मैं मार्क कर लूँ इसराइल के अंदर कुछ भी और मैं कह दूं कि वहीं असल में एक्चुअली बैठे हुए, या बीबी के जो अपना घर है उसके अंदर बैठे हुए, मैं मार्क कर दूं, मैं कहूँ मेरा ये सबूत है, ये इन्होंने अपनी मर्जी से सबूत बनाया हुआ है, ये इनका अपना सबूत है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा पेज है? 6ठे पेज पे मैं आ गई, माशाल्लाह, शुक्र है। क्योंकि उनको हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करना था। उनको हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करके वो क्यों करना था कि ऑलरेडी जो बेचारे लोग मिसाइल वगैरह से मर रहे थे, वो आधे अधूरे जो कटे पिटे आ रहे थे, उनको ये था कि वो जो आखिरी सांसें भी उनकी वो भी ख़त्म हो जाए, पूरे के पूरे लोग मरना शुरू हो जाएं, ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर 40 बेबीज़ के ऊपर मैं बात नहीं करूँगी। वो जो एक है ना जिनके सर नहीं थे, 40 बेबीज़, फलाना बेबीज़, ढिमकाना बेबीज़, उसके ऊपर मुझे बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो एक कर भी चुकी हूँ। मैंने उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात भी की हुई है। खुद जो हैं, खुद टाइम ऑफ इसराइल ने और जो जितनी बड़े फैक्ट चेकर्स होते हैं, ये सब न्यूज़ वाले सब ने ये बात कह दी है। खुद मुसाद ने ये बात कह दी कि 40 बेबीज़ की कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। जिस औरत ने ये न्यूज़ रिपोर्टर थी, जिस न्यूज़ रिपोर्टर ने ये बात कही थी, उस तक ने भी कह दिया कि मैंने 40 बेबीज़ नहीं देखे थे। मैंने उस वक्त बात में बोल दिया था, यानी मैं उस वक्त शायद इतनी हाइप हुई थी, मैंने ये बात बोल दी थी। मैंने 2 IDF सोल्जर्स को ये बोलते हुए सुना था कि वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर 40 बच्चे जिनका सर कटा हुआ है। तो वो IDF आर्मी तक ने कह दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि क्योंकि वो इतने शायद ऐसे उनका एक पैटर्न है तो उन्होंने मार दिए होंगे, काट दिए होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ये पूरी बात हो चुकी है। ये कोई भी 40 फेक बेबीज़ हैं। ये अगर आपको नहीं पता, एक कुवैत और इराक़ की 1990 में गल्फ़ वार हुई थी, उसके अंदर ये इराक़ी एम्बेसडर की, जो अमेरिकन एम्बेसडर था इराक़ के अंदर, नहीं, इराक़ी एम्बेसडर जो था अमेरिका के अंदर, उनकी बेटी थी मोहतरमा। ये बहुत बड़ा इनका, इसका बाद में खुद ये पता चल गया था। इसने बहुत बड़ी बकवास एक जंग को स्टार्ट किया था। उस वजह से उस वक्त गल्फ़ वार के अंदर जो थी वो एयरलिफ्ट फिल्म भी आप लोगों की उसी के ऊपर थी। तो कुवैत के अंदर, कुवैत का हेल्प करने अमेरिका आ गया था। फिर अमेरिका को एंटर होना था, उसके पीछे रीज़न था क्योंकि उनको उस वक्त भी इराक़ के पीछे, वो इराक़ के पीछे कई ज़माने से लगे हुए हैं। वो 2002 के बाद नहीं लगे, जब वो एक चली थी वो जो WMD के ऊपर, वो 2002 से पहले की बात भी है। वो पहले से लगे हुए थे, वो कई टाइम से लीबिया और इराक़ के पीछे लगे हुए थे। तो उस वक्त कुवैत को मिलाकर उन्होंने, उनको एक जस्टिफिकेशन चाहिए थी। तो ये छोटी बच्ची थी 1990 में। उस वक्त हम में से तो बहुत सारे लोग तो पैदा भी शायद नहीं हुए होंगे, या हम छोटे छोटे बच्चे होंगे, 2-2, 3-3 साल वाले भी। तो उस वक्त ये बच्ची जो थी, उस बच्ची ने यहाँ पर ये बात आकर बैठकर बात की थी कि मैंने, सुन लीजिए आप लोग। Come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well.
ये खुद यहाँ पर बाद में ये अच्छा नहीं है शायद, वो मेरे पास मेरे ख्याल से पोस्ट I ये was there. I saw the खुद इस लड़की की को एक्सपोज किया था, खुद अमेरिका ने एक्सपोज किया था बाद में, आज से कई मेरे ख्याल से कुछ सालों बाद, मेरे ख्याल से 20 साल पहले शायद एक्सपोज हुई है ये बच्ची, जिसको खुद किया था कि अमेरिका ने कोच किया था इस लड़की को ये सारी बातें करने के लिए, और अमेरिका के हाथों ये लड़की कोच हुई थी, और फिर इसने जाकर ये अपना बयान दिया था। ये पूरा इंटरव्यू फेक इंटरव्यू है इसका, नायरा इसका नाम है, नैयरा या नायरा पता नहीं जो भी इसका नाम है। तो इसको उन्होंने कोच किया था, सिर्फ अमेरिका को ये एक एक्सक्यूज़ चाहिए था उस वक्त कुवैत के अंदर, कुवैत के साथ मिलकर इराक़ से जंग लड़ने का, क्योंकि इराक़ में उनको वहाँ से गोल्ड, सोना, तेल वगैरह चाहिए था, और सद्दाम हुसैन को उन्होंने हटाना था। तो वो उस वजह से वहाँ पर उनको ये एक एक्सक्यूज़ चाहिए था। ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था 1991 की जो थी, और एग्जैक्टली यहाँ पर जो आप इसकी बात सुन रहे हैं, इंक्यूबेटर ये सब फलाना ढिमकाना है, एक्चुअली अभी ऑलरेडी इस वक्त ये चीज़ हो रही है। तो ये सारा जो सिलसिला है ये बहुत ज़माने से चला I आ was रहा है। there. ठीक है, फिर एक और एक्यूजेशन है यहाँ पर, ये क्या है, ये कौन सा वाला है, हाँ ये बलात्कार से रिलेटेड है। तो ये भी यहाँ पर जो है ये फॉल्स हो चुका है, ये हो चुका है बिल्कुल कि ये सारी चीज़ें ये क्लियर हो चुकी हैं कि ऐसा कोई भी यहाँ पर ये सिलसिला हुआ ही नहीं है, कोई भी ये चीज़ हुई नहीं है। ये खुद कहा जा रहा है, शुरू से जो इसराइल खुद है वो ये हरकतें करता है, शुरू से जो इसराइल के अंदर हॉस्टेजेस जाती हैं, ये घर में होती हैं, इवन जो फ़लस्तीन की भी, जो फ़लस्तीन में भी जो फ़लस्तीनी रहते हैं ना, उनके घरों के बाहर IDF के सोल्जर्स रहते हैं, उनके मर्दों को वो 5-5 दिनों के बाद घर से बाहर निकालते हैं पैसा कमाने के लिए, वो लेबर तबका होता है। उनकी औरतों को फिर वो घर में इतनी देर में जाकर उनका बलात्कार करते हैं, और कहते थे कि अगर तुमने अपने शौहर को बताया कि हमने तुम्हारे साथ कुछ किया तो हम तुम्हारे शौहर बच्चों को मार देंगे। तो उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो मर्दों को घरों से निकाल कर बाहर भेजते हैं रोटी कमाने के लिए, और इतनी देर में उनकी जो घर में औरतें होती हैं उनका बलात्कार करते हैं, जो हॉस्टेजेस होती हैं उनका वो बलात्कार करते हैं। हत्ता कि जो पूरी IDF आर्मी है वो छोटे छोटे बच्चों का के साथ बहुत कुछ करता है। तो यहाँ पर ये खुद इनका ये पूरी इनकी सिचुएशन है। यहाँ पर ये उस वक्त भी जो लीबिया के टाइम पर भी जो एक थी वो यही बात कही गई थी कि जो लीबिया की जो आर्मी है वो जो एक वायग्रा होती है उसको लेकर वो उनके हार्मोन्स बहुत थे, तो उन्होंने एक औरत को इस तरीके से बलात्कार किया। तो ये उसको भी एक प्रोपेगेंडा था। तो ये सारे प्रोपेगेंडा, ये नॉर्मली ये सारी चीज़ें होती हैं। खुद IDF आर्मी छोटे छोटे लड़कों को एक्चुअली लेकर जाती है, पकड़ पकड़ कर, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अंडर 5 अंडर 10 के बच्चों को ये लोग लेकर जाते हैं। और IDF की खुद की एक लड़की है वो मर गई है, वो सोल्जर थी और उसको पहले उन्होंने पागल डिक्लेयर किया था। उसकी यूट्यूब पे अभी भी वीडियोस शायद आपको दिख जाएंगी। वो मेंटली पागल हो गई थी वहाँ पर रह कर, और उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, वो ज़िंदा नहीं है। उसने खुद बोला है कि हम P5 लोग होते हैं और हमारे पास छोटे छोटे बच्चों को लाकर यूज़ किया जाता है बड़े बुरे तरीके से। हम लोगों को लड़कियों से भी ज़्यादा छोटे बच्चे पसंद हैं, तो हम लोग छोटे लड़कियों के साथ उनका बलात्कार करते हैं। तो ये पकड़ पकड़ के जो बच्चों को लेकर जाते हैं ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जो ये 7 अक्टूबर की तस्वीरें हैं जो ये दिखाई जा रही थी कि ये इतने सारे हमारे जो सिविलियंस हैं ये मर गए, ये तस्वीरें हो गई, फलाना हो गई। ये सब जो लोग हैं, ये जो मरे हैं, इनको खुद इसराइल ने मारा है, उनकी आर्मी ने मारा है। अभी रिसेंटली खुद दोबारा से ये बात हो गई है। हारिज जो उनका न्यूज़पेपर है इसराइली, उसने खुद कह दिया है कि जितनी भी फायरिंग हुई हो, जितने भी सिविलियन हमारे मरे हैं, जो भी डेथ्स हुई हैं, वो इसराइल की खुद उनकी उससे हुई, उनकी वेपनरी से हुई हैं। खुद IDF के लोगों ने भी कहा है कि हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग मारे क्योंकि उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था, हमारे पास एक पैनिक अटैक था, तो हमें जो दिख रहा था हम उसको मार रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो हमारे सिविलियंस हैं। क्योंकि ये बात ऑलरेडी निकल कर आ गई है पब्लिक में, तो अब वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमास ने हमें बेवकूफ़ बना दिया था, वो ब्लाइंडन हो गए थे तो हमें पता ही नहीं चला। उनको अपने सिविलियंस, हालांकि उनके पास हाई टेक होती है, उनको बिल्कुल पता होता है, वो उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो जो सामने बंदा चलता हुआ आ रहा है, जो उन्होंने चश्मे पहने हुए होते हैं, जो चीज़ें उन्होंने हेलमेट पहने होते हैं, उससे उनको हर चीज़ पता चल रही होती है। पूरी चीज़ें उनके स्पेशल ऑप्स वाले जो होते हैं उनको पता चल रहा होता है कि ये हमारे सिविलियंस हैं या वो एक्चुअली हुमस वाले लोग हैं। इन्होंने खुद मारा है क्योंकि उनको उस दिन के लिए बॉडीज चाहिए थी, उनको उस दिन के लिए एक ट्रेजेडी दिखानी थी दुनिया को। तो ये चीज़ें उन्होंने खुद की हैं। ये सारा ड्रामा, हॉस्टेजेस चाहिए होते तो ये सब चीज़ें कर लेते, क्योंकि कोई फैमिलीज़ भी रोती हुई नहीं दिख रही। आप मीडिया में नहीं देखेंगे उन हॉस्टेजेस की फैमिलीज़ को कि वो कहाँ हैं, या वो बच्चों की फैमिली जिनके 40 बच्चों के सर चले गए, फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं दिख रहा है। इवन इसराइली आर्मी के अंदर भी, इसराइली मीडिया के अंदर भी नहीं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, एक और चीज़ जो नहीं दिख रही है ना, वो यहाँ पर उनको वीडियोज़ नहीं दिख रही हैं, कोई वीडियो नहीं दिख रही है। अगर ये रियल होती तो ये वीडियोस बनाकर पूरी दुनिया में, पूरे चैनल्स में,
CNN, BBC वगैरह में हर जगह ये चीज़ें दिख रही होती, वो दिखा रहे होते कि देखिए हमारे लोगों के साथ ये हुआ है। कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़लस्तीन की आपको दिखेंगी वीडियोज़, इसराइल का कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई हॉस्टेज की फैमिलीज़ नहीं है, बच्चों की फैमिलीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लोग ही नहीं है। कहाँ गए वो लोग सारे उनसे रिलेटेड लोग? ठीक है, ये सब चीज़ें ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, ये सब इनके अपने ही, इन्होंने खुद ही मारा है। और ये खुद IDF ने बोल दिया है कि हमसे हुआ है, हमने किया है। अभी रिसेंटली 40 दिनों के बाद जो एनालिसिस निकल कर आया है इस पूरी जंग की, उन्होंने खुद इस बात को खुद मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि अब वो इसलिए मान रहे हैं कि एक नैरेटिव था 40 दिन पहले, वो हो गया, लोगों के सहने में वही है। अब लोग ये नहीं देखेंगे कि बाद में हम क्या दे रहे हैं। अब जैसे तो वो तो जॉर्ज बुश भी आकर बोलता है कि हाँ हमसे गलती हो गई थी, इराक में भी कुछ नहीं था, अफगानिस्तान में भी नहीं था, फलाना भी नहीं, वो हमसे हो गई, गलती हो गई। हाँ हाँ, हंसते हैं वो लोग, लिटरली हंसते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख लें, ये खुद IDF का बंदा, उसको पता है कि क्या चीज़ चल रही है। उसके चेहरे पे देख लें, कुछ है ही नहीं, उसको पता है। ये सब ड्रामे, ये फेक चीज़ें चल रही हैं, ये सब जो सोल्जर्स हैं। हाँ, जो लोग हैं, जिनके लोग गए हैं, या ये वो लोग हैं हॉस्पिटल्स के बाहर बैठे जो थोड़े बहुत इंजर्ड वगैरह हैं, उनकी फैमिलीज जो रो रही, तड़प रही। नॉर्मली भी आपकी फैमिली का कोई इंसान इंजर्ड हो जाए तो आपको तकलीफ होती है, दुख होता है, दर्द होता है, आप परेशान होते हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें तो दिखेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब कौन सा, हाँ अच्छा, ये है एक और चीज़ है यहाँ पर। ये वही चीज़ है कि जो बीबी साहब हैं, ये बीबी यानी बेंजामिन जो है नेतन्याहू है, उनका ये है कोलेट्रल डैमेज। उनका फेवरेट चीज़ है कि अपने लोगों को मारो, अपने लोगों को ख़त्म करो, और उसके बाद विक्टिम प्ले करो, और लोगों को ये बोलो कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हुमस ने किया था और हमने तो तुम्हें बचाया। थोड़े से कोलेट्रल डैमेज कर आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि भाई अब हम जा रहे हैं गज़ा में, फ़ौरन हम जाएंगे और हम लोगों को बचाएंगे, हम देखो कितने अच्छे लोग हैं, हम अपने लोगों को बचाएंगे, हम अपने हॉस्टेजेस को लेकर आएंगे। खुद जो इनकी इसराइली लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे के पूरे 70,000 जो हॉस्टेजेस हैं फ़लस्तीनी, वो तुम लोग वापस भेज दो, और हमारे जो 250 हॉस्टेजेस हैं उनको वापस ले आओ। लेकिन वो उनको लेकर ही नहीं आने। वो आपने खुद अभी पीछे वीडियो में सुन लिया कि IDF खुद कह रही है कि हमें फर्दर रिलीज़ चाहिए ही नहीं है हमें, क्योंकि उनका जो पर्पज़ है वो बड़ा है। उनको गज़ा चाहिए, उनको हॉस्टेजेस नहीं चाहिए। उसके लिए 250 हॉस्टेजेस का बलिदान करना पड़े, या 2,500 का करना पड़े, या 2.5 लाख का करना पड़े, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोग खुद कह रहे हैं इस वक्त यहाँ पर, जो इसराइली हैं, कि जो बीबी है वो हमें बर्बाद कर रहा है, वो खुद हमें मार रहा है, उसी ने हमें मारा है। खुद इस वक्त जो इसराइली हैं, वो एक कॉमन नोशन वहाँ पर चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हुमस ने कुछ नहीं किया है, एक्चुअली जो किया है वो खुद बीबी ने किया है। बीबी एक बार क्रिमिनल है, वो ये सब कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर खुद इनका स्टाइल है। जैसे अभी ये कह रहे हैं ना कि पहले 7 अक्टूबर को इन्होंने बोला कि हाँ हुमस ने किया। 40 दिन के बाद ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमसे ही फायरिंग हो गई, हमारी हो गए, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं चला, हुमस जो था वो ब्लाइंड इन हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये वो तो ये फिर आखिर में कहते हैं कि अच्छा हाँ हमने खुद ही किया था। ये हमेशा एंड में यही होता है। और फिर जब इनसे लोग कहते हैं कि आपने क्यों किया था, तो फिर आकर वो अपना वो जो एक उनका कार्ड है प्ले करते हैं, आकर वो कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि ये इनका ये अपना स्टाइल है। जहाँ पर रेजिस्टेंस ग्रुप की बात है इन जनरल, चाहे वो कसाम ब्रिगेड हो या वो कोई भी रेजिस्टेंस ग्रुप कोई भी हो, किसी भी देश के अंदर हो, ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप होती है ये रातों रात पैदा नहीं होती। माँ के पेट से कोई भी निकल कर नहीं आता है। हर किसी का हक होता है अपने हक के लिए खड़े होने का। अगर आपको कोई दबा रहा है और इतने सालों से दबा रहा है तो आप बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस गलत चीज़ नहीं है। इंडिया में भी वो चीज़ हुई थी, वो दुनिया के हर देश में होती है। जब आपके पास भी जो UK आके बैठ गया था, जो ग्रेट ब्रिटेन आकर बैठ गया था, तो आप लोगों ने भी रेजिस्ट किया था। आप लोग जिनको आज हीरो मानते हैं वो सारे रेजिस्टेंस फाइटर थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, है ना। तो फ्रीडम फाइटर अगले के लिए आतंकवादी होते हैं, आपके लिए फ्रीडम फाइटर हैं। जो आपके लिए फ्रीडम फाइटर हैं वो अगले के लिए आतंकवादी हैं, जो आपके लिए आतंकवादी हैं वो अगले के लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो रेजिस्टेंस होती ज़रूर है, वो की जाती है। कोई भी इंसान खामोश नहीं बैठता है, रेजिस्ट करते हैं, फ़ौरन रेजिस्ट। ये इंसान की ह्यूमन नेचर के अंदर है। आप ये नहीं कह सकते कि हम बर्दाश्त करेंगे। एक टाइम पर माँ भी जो है ना वो अपनी औलाद के लिए शेरनी बन जाती है। वो अपना अब्यूज़ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती है, उसको शौहर पीटे, कोई भी पीटे, वो बर्दाश्त करती है। जैसे ही औलाद पर आता है माँ भूखी शेरनी की तरह उठ जाती है, वो रेजिस्ट करती है कि मेरी औलाद को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये इंसान के अंदर है, नेचर है, हमारी नेचर में है ये। तो आप ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे भाई ये आप करेंगे, आप थोड़ा सा तो रेजिस्ट करेंगे ना। आपका खाना पीना बंद है, आपकी हर चीज़ बंद है, और इनके पास रेजिस्ट करते भी किस चीज़ से हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये पत्थर मारते हैं आर्मी के ऊपर। वो क्लाशिनकोफ से इनको मारते हैं और ये पत्थर से मारते हैं।
आप फ़र्क देखें, अंतर देखें, इनके पास कोई आर्मी नहीं है, इनके पास कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। और जो हुमस वाला ग्रुप भी है वो गज़ा के अंदर, एक्चुअली जो गज़ा के अंदर है वो उसको नाम दिया जाता है मिलिट्री का, मिलिटेंट्स का नहीं दिया जाता है, मिलिट्री का दिया जाता है। वो गज़ा की मिलिट्री, क्योंकि गज़ा में कोई मिलिट्री नहीं है, इनफैक्ट ये फ़लस्तीन में कोई मिलिट्री नहीं है। इंटरनेशनली जो हुमस वाला ग्रुप भी है वो एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं होता है एज आतंकवादी ग्रुप की। कुछ यूरोपियन देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोपियन देश जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको एक आतंकवादी गिरोह, लेकिन बाकी पूरी दुनिया उसको आतंकवादी गिरोह के तौर पर आइडेंटिफाई भी नहीं करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस खड़ी होती है, हर जगह होती है। वो तो उस तरीके से साउथ अफ्रीका में भी खड़ी हुए थे, उस तरीके से अफ्रीका में भी होते हैं, इंडिया में भी हुए थे, पाकिस्तान में भी हुए थे, बांग्लादेश में भी हुए थे, दुनिया जहाँ में होते हैं, रशिया के अंदर भी हुए थे, यूक्रेन में भी हुए, हर जगह हुए हैं। चीचनिया, बोस्निया, फलाना ढिमकाना, ये वो, हर दुनिया का रेजिस्टेंस आप रेजिस्ट करेंगे, आप ज़रूर रेजिस्ट करेंगे। आप कौन सा इंसान, मैं आपके ऊपर आकर 10 दिन आपके ऊपर आकर मैं जुल्म करूं तो आप नहीं उसमें से खड़े होंगे, रेजिस्ट करेंगे कि नहीं भाई ये कौन होती है हम पे जुल्म करने वाली, हर कोई करता है, तो आप किसी को नहीं कर सकते। ये होते ही नहीं, अगर इनके साथ बर्बादी, इनके साथ जुल्म ना किया जाता तो ये कभी भी नहीं आते। ये अगर वो उनको कहते हैं ना कि भाई फ़लस्तीन कहा जा रहा है कि इसराइल के ऊपर, भाई इसराइल का पूरा हक है, इसराइल का पूरा हक है डिफेंड करने का, तो फ़लस्तीन का भी हक है। और फ़लस्तीन जो खड़े हो रहे हैं वो अपने देश को और अपनी जानों को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं। और इसराइल जो है वो जो घुस रहा है वो ज़मीन के लिए घुस रहा है, वो रिसोर्सेज के लिए घुस रहा है, उनका रीज़न अलग है, उनका पर्पज़ अलग है। अगर फ़लस्तीनी अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका नाम निशान, उनकी रेस ख़त्म हो जाएगी। वो अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपनी जान के लिए खड़े हो रहा है। इसराइल किस लिए खड़ा हो रहा है, किस लिए खड़ा हो रहा है? किसी भी चीज़ के लिए। वो लुटेरे हैं, वो लूटने आए हैं, उनका तो मुल्क तक नहीं है, वो नेटिव्स भी नहीं है फ़लस्तीन के, जो मैं एक्चुअली अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप कैसे, मैं आपके घर में घुसूँ, मैं आ जाऊँ, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं आकर कहती हूँ तुम लोग सब मुझे ना अपने घर में जगह दे दो। पहले तो कोई किसी को घर में जगह नहीं देता, आप लोगों को अच्छा दिल है, आपने मुझे घर में जगह दे दी। अब मुझे आपका घर पसंद आ गया और मैं आकर आपके घर में कहती हूँ कि तुम लोग निकलो घर से बाहर निकलो, ऊँट अंदर अरब बाहर, तुम लोग निकलो बाहर, मैं रहूँगी तुम लोग के घर में। आप कहेंगे अरे यार ये पागल तो नहीं होगा, इसका सर तो नहीं खिसक गया, दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, ये होती कौन है हमें हमारे घर से निकालने वाली। फिर मुझे आकर पूरी दुनिया सपोर्ट करने लगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम लोग जो यहाँ के नेटिव्स हो, जिनका घर है, जो तुम लोग ओन करते हो, तुम लोग पागल हो। वो मुझे हथियार दे दें, मुझे वो पूरा लेस कर दें हर चीज़ से कि मैं तुम लोगों को निकाल दूँ, धक्के मार कर सड़क पर बाहर खड़ा कर दूँ। और हाल ही में सड़क पर बाहर नहीं खड़ा करी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी कुत्ती और हूँ, तो मेरा दिल क्या कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि नहीं भाई लाओ, मैं तुम्हारी माँ को भी मारूँ, मैं तुम्हारी बहन भाई का बलात्कार भी करूँ, मैं तुम लोगों की तुम लोगों का खाली बाहर निकाल कर मैं तुम्हें ऐसी ज़मीन पर नहीं छोड़ दूँ, मैं तुम्हारे पानी और खाना पीना भी रोक दूँ, क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मेरा दिल कर रहा है, मैं सैडिस्ट औरत हूँ। आप क्या करेंगे? एक घर ऐसे निकालूंगी, मैं दूसरा निकालूंगी, तीसरा निकालूंगी, 10 निकालूंगी, 100 निकालूंगी, उन 100 लोगों में से 1000 लोगों, 100 घरों में से कोई 100 लोग 50 लोग तो खड़े होंगे ना जो मेरे आके रेजिस्ट करेंगे, वो मेरे मुंह पे पत्थर फेंकेंगे, ये करेंगे। आप लोगों को अभी अफ्रीका में नहीं पता अफ्रीका में किस तरीके से रेजिस्ट करते थे। अफ्रीकन जो होते थे अफ्रीका में, जो लोग आते थे, जो गोरे लोग आते थे और जो उनकी देशों में जाकर, उनके घरों में जाकर घुसकर जब बैठ जाते तो अफ्रीकन क्या करते थे, बॉटल्स के अंदर पानी में जहर मिलाकर और वो डाल जाते थे उनके टैंक्स में गोरों के, तो वो गोरे फिर पी के उनको मर जाते थे। वो इस तरीके से रेजिस्ट करते हैं। आप करते हैं, आपका दिमाग ख़राब होने लगता है। वो उनको इस तरीके से मारते थे, वो जाके उनकी फैक्ट्रियों को आग लगा देते थे, उनके पीने के पानी में जहर मिला देते थे। आप करते हैं, आप कब तक नहीं करेंगे, आप कब तक रुकेंगे? आप मुझे खुद बताएं, आप कब तक रुकेंगे? फिर आपके पास ना आर्मी है ना कुछ, आप वीक से वीक हो रहे हैं और दुनिया आप पे थू कर रही है और पूरी दुनिया आपकी सफरिंग देख नहीं रही है। जहाँ पर ज़रा कुछ होता है तो पूरी दुनिया आकर कहने लगती है देखा तुम लोग बुरे हो, तुम लोग बुरे हो। आप कैसे आतंकवादी हो सकते हैं? आप कभी भी आतंकवादी नहीं है। मैं आतंकवादी हूँ, मैं गलत औरत हूँ। मुझे अगर गलत को लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं ठीक हूँ। इसका ये मतलब है कि इंसानियत मर चुकी है। इसका ये मतलब है कि मैं इतनी पावरफुल हूँ। आज आप यहाँ पर ये देखें कि इसराइल के लिए कोई भी इंसान नहीं बोल रहा है, कोई देश गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, तो आप ये देखें कि इसराइल कितना पावरफुल है कि उनको कुछ कोई बोल ही नहीं रहा। वो इंटरनेशनल क्राइम पे क्राइम किए जा रहे हैं, लॉज को तोड़े जा रहे हैं, उनको कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या हो रही है? सिर्फ खाली कंडेम किया जा रहा है। हर देश आकर बोल रहा है कि हम कंडेम करें, सीज़ फायर कर दो
प्लीज़ मासूम तरीके से, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, कोई सैंक्शंस नहीं हो रही। इतनी सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर हो गई थी जब यूक्रेन का वो कर रहे थे। वो फिर भी जंग थी, दो देशों के बीच में थी, वो प्रॉपर देशों की जंग थी, दोनों के पास आर्मीज थी, वो फिर भी इक्वल पल्ले के थे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ पत्थर है यहाँ पर। तो ये जो हमारा सिलसिला है ना, ये बहुत, हमारी जो सोच है वो बहुत गलत है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, और हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं, हम लोग ये देख नहीं रहे। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होता है, ये साइऑप होता है जो हम एक्चुअली देख नहीं रहे। हमारे साथ ये इन्होंने पहले भी किया था, ये इन्होंने अभी भी किया है, ये इन्होंने पहले भी किया। 2020 में आप लोगों ने देखा, वो एक अलग तरीके की जंग हुई, वो जो मास्क वाली थी, वो एक अलग तरीके की थी। आप लोगों को समझ आई थी कि वो हमारी साइकोलॉजिकल, वो हमारी, उन्होंने साइकी से खेला, हमें डराया है कि पहले उन्होंने दिखाया कि देखो लोग कैसे मरे जा रहे हैं उस चीज़ से, तो सबको लगा, फ़ौरन सब लोग गए, सबने जाकर अपने जिस्म में सुई धागा लगवा लिया, है ना। तो वो हमारा डर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने एक डर के साथ इस वक्त खेला है। ये एक डर है यहाँ पर, ये कॉमन एक ट्रॉमा है। हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ट्रॉमा का वेपनाइज्ड करना। हम उस हथियार को यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक कॉमन एनिमी है पूरी दुनिया का, मुसलमान, जो असल में बेचारे मुसलमान बुरे हैं भी नहीं। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, आतंकवादी हैं। चले अच्छा ठीक है, कुछ मुसलमान अच्छे होते हैं, लेकिन नॉर्मली मुसलमान बुरे होते हैं। ये इस्लामोफोबिया जो फैला हुआ है, ये 2000 में फैला था ना, जब 9/11 का सिलसिला हुआ था, इस्लामोफोबिया फैलाया गया था। एक डर डाला गया था मुसलमानों के अगेंस्ट, ताकि जब वो जाएँ वहाँ पर दूसरे देशों में गोल्ड लूटने, पैसा लूटने, ज्वेलरी लूटने, ऑयल और पेट्रोल लूटने, तो वो एक कॉमन डर हो लोगों के दिलों में कि मुसलमान बुरे हैं, तो वो उनकी वजह से उधर जा रहे हैं। आपके को पहले वो डर क्रिएट करते हैं और फिर आपके उस ट्रॉमा को यूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट, ताकि आप खामोश हो जाएं। तो यहाँ पर ऑलरेडी फ़लस्तीनी मुसलमान है मेजॉरिटी, फ़लस्तीन के अंदर यहूदी भी हैं, फ़लस्तीन के अंदर ईसाई भी हैं, यानी क्रिश्चियन और जूश दोनों लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स की है फ़लस्तीन के अंदर। तो लोग इस वक्त अभी भी बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, अरे ये तो धार्मिक जंग है, दो धर्मों की जंग चल रही है। ऐसा है ही नहीं, युद्ध है ही नहीं धर्म की, ये इंसानियत की है। और इवन ये दो देशों के बीच में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ दो देश है ही नहीं। यहाँ एक देश है फ़लस्तीन, जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ ऑलरेडी इसराइल ने, और इसराइल ने कब्जा करके उनकी आर्मी, और फ़लस्तीन के पास तो आर्मी भी नहीं है। तो ये दो देशों की भी जंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक लिटरली यहाँ पर एक आपके माइंड के साथ इस वक्त खेला जा रहा है। बिल्कुल सिमिलरली उन्होंने लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में किया, 9/11 से पहले, उसके बाद हर चीज़। आज भी कुछ होता है, लोगों का ये डर है, उस डर को ये यूज़ करते हैं आपकी अगेंस्ट हथियार बनाकर। ये आपके अगेंस्ट चीज़ यूज़ की जा रही है। और आप दोबारा से बार बार यहाँ पर कह रहे हैं, ये बंदा, इस बंदे को आप जानते होंगे, इस बंदे ने खुद कहा था, ये एक और बहुत बड़ा बंदा है जिसने सबूत लिया था, इसका भी हशर बहुत बुरा हुआ है, कि ज़िंदगी में जितनी भी मेजॉरिटी 90% जंगें युद्ध होती हैं, वो झूठ के बेसिस पे होती हैं, उसके पीछे एजेंडा होता है। ये हमेशा की जितनी आपने जंगें हुई हैं, हर एक जंग के पीछे एजेंडा है। और अब आकर ये लोग कहते हैं, और ये फ़लस्तीन के ऊपर भी ये करेंगे कि बाद में बोलेंगे हमारे एंसेस्टर्स बुरे थे, वो भूखे थे, हम तो करना ही नहीं चाहते थे ये और वो। आज से 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जब अगर लोग जिंदा होंगे, वो देखेंगे कि वो हिस्ट्री में बात आएगी, वो कहेंगे कि हाँ, जैसे अमेरिका में भी आज लोग यही बोलते हैं कि अरे यार, नेटिव्स को बोलते हैं कि अब छोड़ दो, क्या तुम लोगों का वो जैनों वाला साइड जो हमने किया, अब छोड़ो, अब क्या, बस अब रोना छोड़ दो, वो तो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको भूख थी, हमने तो आना नहीं था। अगर तुम्हें नहीं आना तो अब तुम लोग चले जाओ ना छोड़कर, अब जाओ, निकलो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से निकलो। अगर इतनी तुम्हारे दिल में है तो जाओ, तुम लोग सब यूरोपियंस, असल में नेटिव्स यूरोपियन नेटिव्स है ना, तुम लोग जाओ यूरोप में, जाओ वापस, दे दो नेटिव्स को उनका लैंड वापस। वो बेचारे दरबदर हुए हैं, जंगलों में हैं, मेक्सिको के अंदर हैं, साउथ अमेरिका के अंदर वो बेचारे जाकर बैठे हैं, तुम दो उनको वापस उनका लैंड, जाओ वापस। अगर इतना ही है, नहीं तुम लोग जाओगे नहीं, तो ये ऊपर का ड्रामा, ये ऊपर के ढोंग फिर नहीं रचाना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। Not washing my hands for what happened in the You past. killed a That is million people in Iraq. That is a separate. You killed a million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. You sent me to Iraq! You sent me to Iraq in 2003! You lied! You lied about WMP! A million Iraqis are dead because you lied! My friends are dead because you lied! मुझसे देखी भी नहीं जाती हैं ये चीज़ें। ये लोगों को नहीं पता ना, ये आर्मी के खुद लोग हैं। आपको पता है, एक
अमेरिका के अंदर एक ग्रुप है, उनका मुझे नाम पता नहीं है, वो सब सोल्जर्स हैं, अमेरिकन सोल्जर्स हैं, एक्स सोल्जर्स हैं, जो अपने देश के अगेंस्ट बोलते हैं, अमेरिका के अगेंस्ट बोलते हैं और अमेरिका को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्मी में सर्व किया होता है, उनको पता होता है। तो वो मैं उसके ऊपर वो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये वीडियो एक्चुअली उसी से रिलेटेड है, मैं कभी बाद में बात करूँगी उसके ऊपर, मैं आपको बताऊँगी। ये बंदा जिसको आप देख रहे थे ना, वो कह रहा था कि यू लाइड, मेरे दोस्त मर गए, तुमने मुझे इराक भेजा। ये एक्स आर्मी का सोल्जर है, पूरी दुनिया मानती है, सबको पता है, आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों को बस एक चीज़ पता है, वो ये पता है कि क्या मुसलमान आतंकवादी हैं। आपको यही नहीं पता कि मुसलमानों को आतंकवादी एक क्रिएट करने के लिए बनाया गया है, बोला गया है कि एक ठप्पा है। आज भी लोग कहते हैं ना, अरे बड़ा उनका पीसफुल मज़हब है, जिहादियों का मज़हब फलाना। आपने कभी हमारा मज़हब पढ़ा है? आपको पता है? चेरी पिक करके वर्सेस कुछ नहीं पता आपको। आप अपने एजेंडा नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए वर्सेस मैं आपको हकीकत में एक बात बोलूँ, मैं यहाँ किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैंने दुनिया में एक भी वाहिद इंसान ऐसा नहीं देखा जिसने मज़हब को पढ़ा और उसने अपने मज़हब के साथ क्रॉस रेफरेंस में उसको चेक किया और वो ये बोले कि वो हमारा मज़हब गलत है। इनफैक्ट लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लोग लिख रहे होते हैं बड़ी बड़ी बुक्स हमारे अगेंस्ट, वो कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे बहुत सारे लोग आए दिन मेरी कुरान की वर्सेस जो है मुझे लिख रहे होते हैं कि देखो आपका कुरान ये रो, उनको यही नहीं पता होता आगे पीछे उनके पीछे रीजंस होते हैं, उनके आगे पीछे एक्सप्लेनेशन होती है। नहीं, आप चेरी पिक करेंगे और आप बोलेंगे कि ये चीज़ होती है, ये बहुत गलत चीज़ है। मुसलमान है ही नहीं, हकीकत में मुसलमान आतंकवादी नहीं है, आपकी सोच में आतंक भरा हुआ है और आपके अंदर इतना डर उन्होंने एक धर्म को लेकर क्रिएट कर दिया है कि आपको लगता है सब आतंकवादी। मुझे आजकल रोज़ बोल रहे हैं, अरे तू झूठ बोलती है, तू खुद आतंकवादी है, तुम तो हो ही आतंकवादी हो। अच्छा, फिर ले दे कि कुछ भी नहीं, सुशांत का टॉपिक आ जाता है कि वो तू तो कहती थी सुशांत जिंदा है, कहाँ गया सुशांत? अब वो जिंदा है, मैं रोज़ाना सुशांत को के ऊपर बात करूँ? नहीं ना, मैं नहीं करूँगी। मैं अपने ऊपर बात नहीं कर सकती। कोई बात करो, तुम तो हो ही आतंकवादी, तुम हो ही मुसलमान, मुसल्ली, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इतने गंदे गंदे स्लर्स मेरे ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। ये चीज़ क्रिएट की गई है। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि इनका जो क्या होता है, इनकी जो रियलाइजेशन होती है ना, जब ये चीज़ों को एडमिट करते हैं, वो इतने डैमेज की बात करते हैं कि लोगों का ऑलरेडी माइंड सेट हो चुका होता है। 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 30 साल, 20 साल, ऑलरेडी जो माइंड सेट है वो बन चुका है। जैसे 7 अक्टूबर का माइंड सेट अभी तक बन चुका है कि अरे भाई हुमस ने स्टार्ट किया था। वो खुद कह रहे हैं कि हुमस ने कुछ नहीं किया, वो खुद कह रहे हैं कि हर चीज़ जो थी वो सब फेक थी, लेकिन वो बात एक हो चुका है। अब आज से कई सालों तक भी ना पूरी दुनिया इस वक्त यहाँ पर बोलेगी कि हुमस ने स्टार्ट किया था, हुमस ने किया था, क्योंकि जो अब वो चीज़ों का एडमिट कर रहे हैं 40 साल के बाद हल्का हल्का सा कर रहे हैं, भिन करके, जैसे मक्खी भिन करती है। ये इराक, अफगानिस्तान, हर चीज़ भिन करके हो रही है। वो खुद कहते हैं कि हमने जो इराक का वो जो बंदा था ना जिसको उन्होंने मारा था, वो खुद कहते हैं कि वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो गलती में मरी है हमसे, पर हम उसे वापस नहीं ला सकते। आपने ये चीज़ें सुनी? नहीं। आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे आप नहीं सुनेंगे, आप उस डब्बे से नहीं निकलेंगे आप नहीं सुनेंगे, आपका माइंड सेट डब्बा बना हुआ है। खैर, ये होती है मार्केटिंग होती है। ये जो टेररिज्म होती है ना, आतंक होता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है। ये कॉर्पोरेट चीज़ें होती हैं, ये क्रिएट की जाती हैं, ये एक ट्रॉमा होता है, ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। अगर वाकई हुमस असल में होता और हुमस ने असल में हॉस्टेजेस, वो क्यों रिलीज़ करते हॉस्टेजेस को? इसराइल ने तो मार्केट नहीं रोकी ना, कुछ भी नहीं किया, वो फिर भी रिलीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। और फ़लस्तीनी अगर उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज़ भी कर रहे थे, तो जो अगर हुमस रियल ग्रुप भी होता, कितना बड़ा ग्रुप होगा? 2.2 मिलियन इस वक्त, यानी 22 लाख लोग हैं गज़ा के अंदर। उन 22 लाख जो गज़ा में लोग हैं, उनमें से जो अगर हुमस वाले लोग हैं वो कितने होंगे? 22 लाख में से 1 लाख होंगे। अगर हम कहें 1 लाख होंगे, तो अब तक तो वो ख़त्म नहीं हो गए होंगे, डर वर के वो मरवर नहीं गए होंगे, या वो आधे पिचक नहीं गए होंगे। सोचने वाली बात नहीं है। ह्यूमन शील्ड के तौर पर अगर यूज़ कर रहे थे, कितना तो लोग मर गए, 25,000 लोग अब तक मर चुके हैं। कहाँ गए वो ह्यूमन शील्ड, फलाना ढमकाना? ये सिर्फ चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। ये हम इस चीज़ से जाग नहीं रहे, हम उठ नहीं रहे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ही करना है। आप यहाँ पर देख ही नहीं रहे, ये अभी बिल्कुल रीसेंट तस्वीर है। यहाँ पर ये इसराइली सोल्जर गज़ा के बीच के पास खड़ा हुआ है, ये अपने झंडे गाड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सोल्जर्स हैं। ये मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। ये देखें, ये गज़ा की जो स्ट्रिप है, ये इनको क्या चाहिए? इनको ये स्ट्रिप चाहिए, इनका और कोई काम नहीं है यहाँ पर सवाए नाचने के। ये सिर्फ ये कर रहे हैं। और इस वक्त जो बाइडेन साहब हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि ये जो मिस्टेक है, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इस वक्त गज़ा की स्ट्रिप को पूरा अपने हाथ में लेकर। ये अभी क्यों बोल रहे हैं? और अभी रिसेंटली उन्होंने ये बात बोली है, सिर्फ इसलिए उन्होंने बोली है, यहाँ पर ये बात की है
कि ये बात क्यों इन्होंने की है, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनका इलेक्शन आने वाला है, उनको पता है कि अभी अगले साल के स्टार्ट में इलेक्शंस हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि उनको दुनिया थू थू ना करे। और ये गज़ा की एक बहुत बड़ी जो पीछे स्टोरी है, आप लोगों ने 500 बिलियन की गैस के बारे में सुना होगा कि गज़ा के नीचे रिसोर्सेज हैं 500 बिलियन की। वो तो छोड़िए, रिसोर्सेज निकालना ना, एक्सट्रैक्ट करना कोई इशू की बात नहीं है। उन्होंने अलकुद्स के नीचे जो है टनल्स बना लिए हैं इसराइल ने, जो मस्जिद अल-अक्सा है, तो वो तो छोड़िए, वो कोई इशू नहीं है। गैस एक्सट्रैक्ट वगैरह करना कोई इशू नहीं है। वो 500 बिलियन की गैस तो वैसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और वो कर भी चुके होंगे, ऐसा कोई है भी नहीं, वहाँ गैस होगी भी नहीं। वो आपका माइंड हटा रहे हैं मेन बड़ी चीज़ से। जो उनका सबसे पहला मेन रीज़न है, वो वहाँ पर थीम पार्क बनाना चाहते हैं। डिज्नी का थीम पार्क है, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक थीम पार्क का प्लान था जो पहले रोक दिया गया था। वो ना इसराइल के अंदर बनाना चाहते थे थीम पार्क, तो लोगों ने कहा नहीं, इसराइल बहुत छोटा सा है, हम थीम पार्क इसराइल के अंदर नहीं बनाएंगे, हमें थीम पार्क के लिए नया लैंड चाहिए। तो लोगों ने भी कहा कि हाँ, हम हटेंगे नहीं, क्योंकि थीम पार्क बनाने के लिए बहुत बड़ा लेवल का लैंड आपको खाली करना पड़ता है। थीम पार्क बहुत बड़ा होता है डिज्नीलैंड का। तो उनको हुआ अच्छा, अब हमें कोई लैंड चाहिए, तो सबसे खूबसूरत एरिया वहाँ पर फ़लस्तीन में वो गज़ा है। गज़ा बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा एरिया है वो पूरा कॉर्निश है, समंदर के इर्द गिर्द है। तो वहाँ पर थीम पार्क बनाना चाहते हैं ताकि टूरिज़्म जब आए तो अच्छी आए, लोकेशन अच्छी हो, व्यू अच्छा। तो एक तो थीम पार्क उनको डिज्नीलैंड का बनाना है। ये प्रोजेक्ट रुक गया था, अभी प्रोजेक्ट वापस से शुरू हो गया, इसकी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होगी क्योंकि गज़ा उन्होंने ले लिया। तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ है, ये खैर मैं अभी बात ही कर चुकी हूँ, ये जो कह भी रहे हैं। तो ये इनका मेन रीज़न एक तो ये है, ज़मीन तो है ही, गज़ा तो उनको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा गज़ा को हासिल करने का इनका एक और रीज़न है, वो ग्रेटर इसराइल है, जो इनको ये यहाँ पर रुकने नहीं वाले, इनका कोई रीज़न नहीं है रुकने का। ये आगे बोल भी रहे हैं, मैं आगे बताती हूँ ग्रेटर इसराइल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मुझसे ये जो पूरी दुनिया बात करती है, और ये 7 अक्टूबर से चीज़ चल रही है, और अब तो ये जोक बन गया ये फ्रेज़ भी, कि आप कंडेम करते हैं हुमस को, हुमस के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। मेरा सवाल एक ही बात ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से चलें, ठीक है, फ़लस्तीन में जो चीज़ हो रही है वो कह सकते हैं कि भाई रिएक्शन है हुमस का। हुमस ने जो फ़लस्तीन इसराइल के अंदर एक दिन किया, वो उसका रिएक्शन है जो आज 40 दिनों से चल रहा है। हालांकि वो सब रियल भी नहीं है, वो मैं ऑलरेडी यहाँ प्रूफ कर चुकी हूँ, वो सब चीज़ें फेक थी, ठीक है। वो खुद इसराइल भी कह रहे हैं, IDF भी कह रहे हैं कि हमने खुद ही मार दिया लोगों को, हमसे ही मरे लोग। IDF के सोल्जर्स भी कह रहे हैं, अंदर से भी बात हो रही है, इंटरनेशनल बॉडीज़ भी कह रही हैं, हर कोई ये कह रहा है, ठीक है। इन 40 दिनों को भूल जाएं, आप पीछे जाएं, 6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, पूरा अक्टूबर का महीना, पूरे इस साल के पूरे ये सारे महीने, पूरे इस साल के महीने, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जाते हैं, ये पूरे 2022, 21, 20, 19, फिर अगर हम चले जाएं 2010s के अंदर हम चले जाएं, फिर हम 2000s के अंदर चले जाएं, फिर हम 1990s के अंदर चले जाएं, 80s में चले जाएं, 70s के अंदर, 50s, 40s, 48 से ये चीज़ स्टार्ट हुई है। आप उसके एक भी दिन को कंडेम करेंगे? आप क्या वो जो आज तक वहाँ पर औरतों के साथ होता रहा है, वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं सर 75 सालों में, जो इन्होंने जुल्म ज़्यादती की है, इलीगली ऑक्यूपाई किया है एक होस्ट कंट्री को। ये नंगे पुंगे लोग आए थे जहाज़, पानी के जहाज़ में बैठ के, नंगे पुंगे थे। इन्होंने कहा था पूरी दुनिया ने हमारी होप्स बर्बाद कर दी हैं, हमें जर्मनी ने निकाल दिया, तुम हमारी होप्स को बर्बाद नहीं करना, ए फ़लस्तीनियों। ये फ़लस्तीन में जब आए थे तो इनको जब पासपोर्ट भी मिला था, वो पहले फ़लस्तीनी पासपोर्ट दिया गया था, जो ब्रिटिश मैंडेट के अंडर पासपोर्ट था वो दिया गया था, लेकिन वो फ़लस्तीनी पासपोर्ट था। तो वो ये लोग आए थे, ये होस्ट फ़लस्तीनी होस्ट थे इनके, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको लूटना शुरू कर दिया। बड़ी सेम सिचुएशन है यहाँ। अभी थैंक्स गिवन भी आने वाला है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये थैंक्स गिवन जो है ना, ये एक्चुअली बड़ी घटिया चीज़ है। ये लोग थैंक्स गिविंग करते हैं अमेरिकन के। हम लोग जब आए थे अमेरिका के अंदर, तो हम नेटिव्स के साथ मिलकर, और उन्होंने हमें खाना और हमने उनको खाना, ये और वो फलाना दिन खाना, ये एक्चुअली तबाही का दिन था उनका। तो ये उन्होंने होस्ट किया था, उन्होंने अमेरिका को लूट लिया, फ़लस्तीनियों ने उस वक्त इनको होस्ट किया, इन्होंने फ़लस्तीन को लूट लिया, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को ना आप यहाँ पर कंडेम नहीं कर सकते हैं। सिविलियंस को मारना, 1948 में कितने मिलियन फ़लस्तीनी जो हैं, वो उस वक्त एक नकबा हुआ था, जिनको डिस्प्लेसमेंट हुई थी, उनको निकाल दिया गया था। उस वक्त बड़े बड़े देशों ने इनको लिया था, सारे इर्द गिर्द के सीरिया ने लिया था, लेबनान ने लिया था, जॉर्डन ने लिया था, सऊदी अरब ने लिया था, उस वक्त अमेरिका भी गए लोग, कनाडा भी गए। उस वक्त ज़ाइलम सीख करना फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए आसान था। आज कोई भी देश रेफ्यूजी नहीं लेता है, कोई भी असाइलम आप सीख नहीं कर सकते, क्योंकि अब आजकल हर जगह रेफ्यूजीज़ होते हैं।
तो अब वो मुश्किल हो गई। पहले ज़माने में रेफ्यूजीज़ नहीं होते थे तो फ़लस्तीनियों को बड़ा शौक़ से पूरे मुल्कों ने ले लिया था। आज भी वो फ़लस्तीनी वापस नहीं आ सकते अपने मुल्क में। वो अगर उनके पास पासपोर्ट है फ़लस्तीन का, अगर उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो वो जा सकते हैं, दूसरा कोई पासपोर्ट है तो वो एंटर हो सकते हैं, लेकिन वो एंटर नहीं हो सकता अदरवाइज़। तो कि उनको मारना, उनको एविक्शन करना। फिर अगर आप नकबा की स्टोरी सुने जो 1948 के अंदर है, खुद IDF सोल्जर्स, मैंने अपनी कई सारी वीडियोस लगाई हुई भी इंस्टाग्राम पर, वो खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने बच्चों को ओवन में डाल कर जलाया, भूना, बेक किया। फिर हमने लड़कियों का बलात्कार किया, अंडर एज लड़कियों का हमने बलात्कार किया। हमने किस तरीके से पूरी कम्युनिटीज़ को किया। हम अपनी क्लाशन को खोल के लाइन में खड़े होकर लोगों को मार देते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। अगर आप ये सारी चीज़ों को कंडेम करते हैं 75 साल की, और यहाँ पर ये मत आकर कहिएगा कि आप हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, फलाना वो, नहीं, ये यहाँ पर बहुत पुरानी सिचुएशन है। ये 5000 पुरानी सिचुएशन चल रही है। ये बहुत बड़ा सिलसिला है यहाँ पर। ये इस दुनिया का सबसे हिस्टोरिकल और सबसे इशू, बड़ा पुराना इशू है। और ये एक जेनोसाइड वाली सिचुएशन है। जो दूसरी चीज़ें ना वो युद्ध होती हैं, वो जंगें होती हैं जहाँ पर एटलीस्ट दोनों साइड्स इक्विप्ड होती हैं। ये यहाँ पर ना रेड फ्लैग वाली हरकतें मत करना, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने दुनिया में अभी भी मैंने किसी को नहीं देखा, कोई अफ्रीकन आगे नहीं कह रहा कि हमारे टाइम पर किसी ने नहीं बोला, आज लोग फ़लस्तीन के ऊपर बोल रहे हैं। कोई दुनिया का अफ्रीकन आकर नहीं बोल रहे, दूसरे बर्मा के लोग नहीं बोल रहे, रशियन लोग नहीं बोल रहे, जो रशिया के टुकड़े वाले लोग हैं, कोई भी आकर यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट इस वक्त करंटली सूडान में ये चीज़ चल रही है, उस पर भी कोई आकर लोग, पूरी दुनिया इस वक्त यहाँ फ़लस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, एक बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। मुझे पता है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं बड़े रेड फ्लैग किस्म के होते हैं, जहाँ पर आप अपनी एक पास्ट की चीज़ को लेकर आ जाते हैं कि अरे आप अगर ये कंडेम करती हैं 75 साल पुरानी, तो हमारी तो इससे भी साल पुरानी चीज़ें थी, वो हो गई, ख़त्म हो गई हैं। वो आप उसके ऊपर ज़रूर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करने का टाइम, समय है, लेकिन अभी वो ऑन गोइंग चीज़ नहीं है। जो चीज़ ऑन गोइंग है, जो करंट सिचुएशन है, आप उसके ऊपर बात करते हैं। पिछली बातों के ऊपर बात करने का फ़ायदा ज़रूर है और ज़रूर करनी चाहिए, चीज़ को एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो सिचुएशन हाथ में है ना, पहले उसके ऊपर बात की जाती है। मैंने कोई भी इंसान आते हुए यहाँ नहीं देखा, कोई भी आकर लोग यहाँ पर बात नहीं करें। बड़े बड़े देशों की बड़े हुए, इराक के अंदर बड़ा किस्म का हुआ है, टर्की के अंदर बड़ा टाइप की चीज़ें हुई हैं। कोई भी आकर ये इस वक्त यहाँ नहीं बोल रहा कि लोग फ़लस्तीन के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो किसी ने कभी बात नहीं की। ये रेड फ्लैग सोच होती है। अगर आप ये कहना कि हमारे ऊपर तो बात कभी किसी ने नहीं की, अगर आप इस चीज़ को कंडेम करती हैं, आप इस चीज़ के ऊपर बात करती हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे पहला जो इशू चला है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जो सबसे मेन चीज़ हुई है, अफ्रीकन स्लेव्स भी जो हैं वो बाद की सेंचुरीज़ के हैं। ये सिचुएशन बहुत पुरानी है, ये बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है यहाँ पर, और ये ऑन गोइंग सिचुएशन है। यहाँ पर ऑन गोइंग चीज़ें अलग हैं, और ये एक ह्यूमैनिटी का इशू है, ये धर्म का इशू भी नहीं है। बाकी चीज़ें, बाकी जगहों पर धर्म के इशू हैं, या युद्ध है, या कोई और चीज़ें रीज़न है। ये बिल्कुल एक निहत्ती चीज़ चल रही है, और ये यहाँ पर ज़रूर बात करनी चाहिए दूसरी चीज़ों पे, लेकिन ये सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन फ़िलहाल आज फ़ी ज़माना यानी करंट वक्त में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई कुछ बोलता है तो वो इंतहाई घटिया इंसान है। अगर वो ये आकर अपनी, वो उसकी रेड फ्लैग ट्रेट है, अगर वो आकर ये कहता है कि हमारे साथ भी तो हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था ना, हो तो नहीं रहा ना अभी। इस तरह तो अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों में हो रही हैं, थोड़ी बहुत तो चलती हैं, वो तो होता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है आपकी? बिल्कुल, गवर्नमेंट्स मिली होती हैं, आप लोगों को बस पता नहीं होता, आप लोगों ने। खैर छोड़ें ये सारे टॉपिक पे। मुझे ये ब्रेन वॉशिंग होती है, ये एक साइकोलॉजिकल, ये साइऑप होता है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, जहाँ पर आपके अपने दिमाग इतने ब्रेन वॉश होते हैं। आपको वेस्टर्न मीडिया ने इतनी देर तक आपका माइंड वॉश कर दिया कि आप लोगों को मुस्लिम भी आतंकवादी लगते हैं, आपको हर कोई, आपको बस अपनी चीज़ बड़ी लग रही होती है। नहीं, इंसानियत होती वही है। मैं अगर यहाँ पर आकर बोलूँ ना कि अरे नहीं, मुझसे मेरे साथ तो पहले बहुत चीज़ें हुई थी, तो मैं सुशांत के ऊपर यहाँ क्यों बात कर रही हूँ, या जिया खान की माँ ने आकर ये नहीं किया कि लोग सुशांत के साथ इतना साथ दे रहे थे, मेरी बेटी के टाइम पर तो नहीं दिया। वो आई, उन्होंने देखा हाँ एक समय है, उन्होंने अपनी बेटी का भी सिचुएशन आगे रखी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से ध्यान नहीं हटाया कि सुशांत का केस चल रहा है। मैंने आकर ये नहीं बोला मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मैं किसी और के ऊपर क्यों बात करूं, मेरे साथ तो किसी ने बात नहीं। ये चीज़ नहीं होती है लाइफ में, इंसानियत ज़रूरी होती है। आपके साथ नहीं हुई, नहीं हो सका, शायद समय, सिचुएशन, हालात, माहौल ऐसे नहीं होंगे, है ना। मुस्लिम्स तो आकर नहीं बोल रहे कि हम लोग 25-30 सालों से बर्बाद हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, हमें दुनिया बर्बाद कर रही है। और ये 25-30 साल तो अभी 9-11 के बाद के, उससे पहले भी हो रही है, क्योंकि वो पता नहीं है लोगों को। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि कंडेम करना, ये करना, फलाना करना। मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ।
मैं अगर करूँ ना तो फिर मैं आकर बैठ जाऊँ कि मैं आप लोगों के ऊपर भी बात क्यों करूँ, मैं किसी के ऊपर भी बात क्यों करूँ, मेरे अपने साथ बहुत कुछ हुआ हुआ ज़िंदगी में, मेरी स्टोरी आपको पता है नहीं पता, मैं विक्टिम प्ले कर रही हूँ नहीं प्ले कर रही। आप देखिए कि सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या चीज़ है। ये नहीं होता कि कहीं जलजला आ गया, टर्की में जलजला आया था, ठीक है, पूरी दुनिया ने उनको एड भेजी, सब कुछ किया, उसी समय पे सीरिया में भी जलजला आया हुआ था। सीरियस ने ये तो नहीं कहा ना कि लोग टर्की को इतनी अमदाद भेज रहे हैं, एड भेज रहे हैं, हमें क्यों नहीं भेज रहे, और रोना शुरू कर दी मैं बह बह करके, नहीं ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंसानियत होना ज़रूरी है। क्या चीज़ कहाँ हो रही, कैसे हो रही है, ये चीज़ ज़रूरी है। और अभी खाली फ़लस्तीन में नहीं हो रही, इसराइल इस वक्त ये पहला दुनिया का विक्टिम है जो विक्टिम प्ले करके फ़लस्तीन में तो कर रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, साथ में वो इस वक्त जॉर्डन में लेबनान में भी फेंक रहे हैं, सीरिया में और इजिप्ट में भी फेंक रहे हैं। 4 देशों में ये लोग इस वक्त फेंक रहे हैं, वहाँ तो नहीं है हुमस। खैर ये सब चीज़ें बकवास होती हैं। ये जो 9/11 था ये ख़ुद भी इनसाइड जॉब थी, अगर आपको नहीं पता ये इसराइल की थी। 9/11 के ऊपर मैं बात करूँगी तो मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगी, मुझे याद कराना, मैं ज़रूर 9/11 के ऊपर बात करूँ, खुल के मैं 9/11 के ऊपर बाद में बात करूँगी। तो ये जो जंगें हैं ना, ये क्रिएट की जाती हैं पावर में रहने के लिए। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये हर जगह जंग क्रिएट की जाती है, उसके बाद लोग पावर में रहते हैं, यही सेम सिचुएशन होती है और ये हमेशा ये चीज़ की जाती है। एक और चीज़ है कि यहाँ पर ये तो खैर हज़बुल्लाह के हैं, ये बैठे हुए हैं साहब, ये अभी उनका रिसेंट इंटरव्यू है पोस्ट 7 अक्टूबर। यहाँ ना मेरा एक बड़ा लॉजिकल सवाल है, आप लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, आप लोगों के माइंड नहीं चलते, क्योंकि आप लोगों के कुछ लोगों के यानी यहाँ पर माइंड जहर भरा होता है। देखिए ये जो सो कॉल्ड आतंकवादी गिरोह है ना, सो कॉल्ड आतंकवादी गिरोह, जिनके बड़े फ़नी से नाम हैं, एक आई और फिर एस और फिर आई और फिर ऐसे, वो एक्चुअली इसराइल का अपना शॉर्ट फॉर्म है। या वो जो क्यू वाला एक ग्रुप है जो 9/11 से रिलेटेड, तो बड़े ग्रुप्स हैं, बहुत आतंकवादियों के बड़े ग्रुप हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, इधर दूसरे देशों में भी हैं, यूरोप में भी हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। ये सारे ग्रुप जो हैं इस वक्त आतंकवादी सो कॉल्ड गिरोह, जो मुस्लिम्स के फेवर में सो कॉल्ड मुस्लिम्स लोगों के फेवर में होते हैं। फिर ये वही आतंकवादी गिरोह भी हैं जो मुसलमानों को मारते भी हैं दूसरे हर देशों में। ये जो इतने हक और सच के साथ खड़े होते हैं और ये अपने आप को बनाते हैं फलाना ढिमकाना, ये सब कहाँ मरे हुए इस वक्त? इनको इस वक्त फ़लस्तीन में जो ज़्यादती हो रही है ये सब नहीं दिख रही है होते हुए? अगर ये इतने ही अल्लाह अकबर और अल्लाह का नारा लगाते हैं और कहते हैं भाई हम हक और इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो तुम्हारे मुसलमान बहन भाई सब फ़लस्तीन, मैं गवर्नमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रही, गवर्नमेंट्स तो कुत्ती कमी नहीं होती, गंजर किस्म की होती हैं, उनके ऊपर बात करना ही फ़ायदा ही नहीं, वो बिकी हुई लोग होते हैं, ठीक है। ये सो कॉल्ड जो आतंकवादी गिरोह होते हैं जो कहते हैं हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और हम फलाना है, हम ढिमकाना है, तो भाई लोग तुम्हारी जैसे ज़रूरत है तो तुम लोग अब कहाँ हो? अब तुम लोग कोई क्यों नहीं अटैक कर रहे, कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको बनाने वाले पूरे दुनिया के सारा एक आतंकवादी का ग्रुप। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो की थी इनके ऊपर 9/11 ही के समय पर, पिछले साल मैंने तब भी ये बात बताई थी। अगर ये इतने ही कोई रियल होते ना तो देशों की आर्मी तो नहीं हिल रही थी, वो तो सब उन्होंने मुंह में लड्डू डाल के बैठे हुए थे। ये लोग आ जाते झंडे लेकर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, याद है फ़लस्तीन में अपने मुस्लिम भाइयों के साथ लड़ते खड़े होते, मरते, कुछ भी करते कुछ ना कुछ। कहाँ ये लोग? कुछ भी नहीं है। हज़बुल्लाह साहब आए, ये इन्होंने बड़ा मज़े का एक फ़नी सा बयान दिया, इंतहाई झूठा किस्म का, फ़नी किस्म का, कि दुनिया की नज़र मुझ पर, हमारे कहाँ हो तुम लोग? तो आ ही नहीं रहे, अभी तक नहीं आए, इन्होंने आना ही नहीं, ये आ ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते। जिस दिन इन्होंने बयान दिया अगले दिन ही इसराइल ने लेबनान में जाकर मिसाइल और एयर स्ट्राइक फेंक दी, पूरा साउथ लेबनान इन्होंने इसराइल ने इस वक्त मिसाइल से जला के भुना दिया। कुछ भी नहीं है, ये रियल होते। आप सोचिए, ये लोग, आप ये चीज़ सोचिए हकीकत में, अगर ये वाकई मुस्लिम होते और ये मुस्लिम्स का साथ देना चाहते तो ये कहाँ है अभी? और मज़े की बात क्या है, ये लोग सब खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल सन्नाटा हो जाते हैं। कोई आतंकवादी क्या होता है, कोई केस भी नहीं हो रहा होता है दूसरे मुल्कों में, क्योंकि एक सब जगह एक चीज़ चल रही है ना, तो वहाँ से वो ना हटे लोगों का। तो ये लोग भी सब बैठे हुए हैं। ये लोग अभी चाहते, ये डराने के लिए बहुत सारी जगहों में बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे ना, बड़े देशों में उनको डराने के लिए, उनकी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कर सकते थे, नहीं कर रहे। मुस्लिम देश तो कर ही नहीं रहे। तो ये जो सो कॉल्ड गिरोह हैं, ये कहाँ हैं, किधर हैं ये लोग? आज जब इनकी ज़रूरत है सबको, कहाँ हैं ये भी नहीं निकल कर, क्योंकि ये रियल है ही नहीं। ये वही करते हैं जो इनको बनाने वाले इनको कहते हैं। ये जब इनको बोलेंगे कि तब जाएंगे, वरना ये नहीं जाएंगे। कहाँ चले गए, कहाँ मर गए, कुछ भी नहीं पता, किसी को भी पता नहीं। किसी आपने देखा इनको निकलते हुए, आते हुए? कुछ भी नहीं। देख लीजिए, फिर खुद ही सोच लीजिए आप लोग। ये आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोगों को नहीं समझ आएगी। अब ये जो यही अभी मैं जो बात कर रही हूँ इसराइल लेबनान वगैरह की, वहाँ पर भी हुमस नहीं है, वहाँ पर तो हज़बुल्लाह है। तो हज़बुल्लाह से इनको प्रॉब्लम हो गई, और हज़बुल्लाह तो सिर्फ लेबनान में, ठीक है। वहाँ पर सीरिया में कौन है?
सीरिया तो ऑलरेडी चल रहा है, सीरिया में रशिया भी इस वक्त कर रहा है, सीरिया इस वक्त रशिया में भी मिसाइल फेंक रहा है, उनके ऊपर भी बात नहीं हो रही, ये सब अपने अपने लगे हुए, हर कोई लगा हुआ है, लाओ भाई हम ये करें वो करें। अच्छा, अब ये एक जुमला, मैं इस जुमले से तंग आ गई थी, ये जो सुना होगा आपने, ये ना पहली तो बात ये है कि जो ये मैंने लिया उसका स्क्रीनशॉट, नहीं, हाँ अच्छा ये ना ये है, ये लॉ है, और ये कहा जाता है कि जो इसराइल है वो उसके पास राइट है ही नहीं अपने आप को डिफेंड करने का। क्यों? क्योंकि इसराइल असल में देश नहीं है, वो एक देश के अंदर है जहाँ पर उसने उस देश को ऑक्यूपाई किया है, और क्योंकि जो फ़लस्तीन है उनके पास कोई आर्मी नहीं है, तो यहाँ पर इसराइल के पास आर्मी है, और वो पूरा जो देश है जो फ़लस्तीन है असल में वो इसराइल के अंडर है। इसराइल उसको पूरे देश को कंट्रोल करता है, तो जिसको आप कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल से निकल कर आपसे जंग नहीं कर सकते हैं, वो जंग नहीं कर सकते। इस लॉ को तोड़ने के लिए और आपका जो डिफेंड का राइट आता है वो तब आता है जब एक मिलिट्री निकल कर आए उस देश के अंदर से, जो ट्रेंड मिलिट्री हो, वो आकर आप पे अटैक करे। इस केस में यहाँ पर वो ट्रेंड मिलिट्री उन्होंने बनाई, हुमस वाला ग्रुप बनाया, और हुमस वाले ही ग्रुप ने अभी उनके ऊपर आकर अटैक किया, जिसकी वजह से उनको डिफेंड का राइट बनता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, क्योंकि इसराइल खुद रियल कंट्री नहीं है, तो इसराइल के पास कोई भी राइट नहीं है सेल्फ डिफेंस का, वो बिल्कुल भी सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते हैं, वो इन्जॉय नहीं करते हैं उस सेल्फ डिफेंस के राइट को, उनके पास हक नहीं है उस सेल्फ डिफेंस के राइट को। और आप देखिए कि ये जो लाइन निकल कर आई थी ना, पूरी दुनिया के सब उस वक्त मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग बैठे हुए थे कि अभी 7 अक्टूबर का हुआ, अभी 2 घंटे ही नहीं हुए हैं उसको, और उन्होंने सबने आकर कह दिया कि इसराइल के पास अपना हक है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। किस चीज़ से? छोटे बच्चों से, माँ के पेट में बच्चों से, किससे आप अपने आप को डिफेंड करेंगे? पत्थरों से? किस चीज़ से आप डिफेंड करेंगे? आप किस चीज़ से अपने आप को इसराइल डिफेंड कर रहा है? किस चीज़ से? जो न्यूज़ में भी दिखाई जा रही है ना, मैं वो वीडियो नहीं लेती, वो वीडियो हमेशा फ्लैग हो जाती बड़े बुरे तरीके से। वो जो आप न्यूज़ रिपोर्टर्स नहीं देख रहे हैं इसराइल के अंदर नीचे झुके हुए गाड़ियों के पीछे कि हुमस वाले जो लोग हैं वो हम पे अटैक कर रहे हैं मिसाइल, आप अगर उन वीडियोज़ को गौर से देखें ना, पीछे जो उनकी सिविलियंस हैं इसराइली, वो जॉग भी कर रहे हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं, नॉर्मली चल रहे हैं, सिर्फ वो क्रिएट किया जा रहा था ड्रामा, उनके सारे कि बड़ी बमबारी हो रही है, बंदूकें चल रही हैं, फलाना हो रहा है, वो सब फेक है। पीछे आप लोगों को देखें, वो घूम रहे फिर रहे हैं इसराइली, बस स्टैंड के पीछे छुपे हुए हैं, और नॉर्मली लोग चल रहे हैं आगे। ये सब जो इतना प्लान होता है ना, कि जैसे अभी शुरू हुआ और सारे देशों की तरफ से सिमिलर स्टेटमेंट आई, एक स्क्रिप्ट था कि इसराइल के पास डिफेंड का पूरा हक है, ये फेक थी, ये चीज़ बिल्कुल फेक थी, ये इतनी फ़नी चीज़ थी कि आप सोच ही नहीं सकते। और इससे बड़ी एक और मैं फ़नी चीज़ बताऊँ, वो क्या चीज़ थी? हाँ, मुझे एक बात बताएं, बड़ी लॉजिकली, आप लोग सोचते नहीं इन चीज़ों को, हम लोग ना अंधे हो जाते हैं, हम लोग चीज़ों को लॉजिकली नहीं सोचते। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये बीबी के साथ जो बाइडेन साहब खड़े हुए हैं, ये आते हैं, कब ये विज़िट करने आते हैं? बिल्कुल उस समय पे ये विज़िट करने आए हैं जिस समय पे जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है। कहा तो ये जा रहा है ना, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जंग है दो देशों के बीच में। हालांकि वो बेचारे 2 देश हैं नहीं, एक के पास पत्थर है, दूसरे के पास दुनिया की सबसे एडवांस वेपन्स हैं, ठीक है। अब अगर ये जंग का समय है तो दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस युद्ध वाले जो जोन होता है उसके अंदर वो एंटर नहीं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स का एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी जान इतनी कीमती होती है कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनको अनुमति ही नहीं होती है कि वो एक वॉर जोन के अंदर एंटर हों। जो बाइडेन साहब आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसराइल तो डर है ही नहीं इसराइल को हुमस का, तो फिर इसराइल अपने आप को किससे डिफेंड कर रहा है? ये कि सोचने की बात नहीं है, बड़ा लॉजिकल सा सिचुएशन है। अगर इतना बड़ा इशू होता तो अमेरिकन प्रेसिडेंट, कोई और अफ्रीका का भी प्रेसिडेंट नहीं है, कोई मुस्लिम देश का भी प्रेसिडेंट नहीं है कि चलो ठीक है प्राइम मिनिस्टर या किंग नहीं है, अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा मुल्क है वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसराइल तो बहुत ज़्यादा सेफ है। पूरे जो इस वक्त होते हैं ना जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो रुक जाते हैं, वो अपने जो ट्रिप्स होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि सिचुएशन ख़राब होती है। वहाँ पर अपराइज, छोटा सा भी अपराइज आया हुआ होता है ना, जहाँ पर जो सिविलियंस होते हैं वो भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो पॉलिटिशियंस तब भी उस देश में अपना पर नहीं मारते हैं कि भाई उनकी जान को खतरा हो सकता है, सिचुएशन बिगड़ी हुई है, वहाँ पर एक कूप निकला हुआ है, कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर बकौल इन लोगों की जंग कर रहा है हुमस वाले, तो ये कहाँ से आ गए? लॉजिकल सी बात नहीं है,
ठीक है, ये यहाँ पर आ गए, मिल रहे हैं, ये देखें दुख चल रहा है, अफसोस बन रहे हैं कि इतना रो रहे हैं, धो रहे हैं, ये देखें अफसोस यहाँ पर। फिर ये भी आ गए, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, ये इंडियन है भी नहीं, इंडियन ओरिजिन के हैं। ये आकर खड़े हुए कह रहे हैं मैं आ गया, ये घूमते फिरते नाचते गाते हुए ये भी इसराइल में आ गए। ये भी यूके के इतने बड़े देश के बंदे यहाँ आ गए। किस लिए आ गए आप? वहाँ पर जंग नहीं चल रही क्या? हुमस नहीं है? आप कैसे देश में जहाँ पर खुद इसराइल कह रहे हैं हम अपने आप को सब डिफेंड कर रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना के वीडियो नाचने गाने की, तो आप तो डिफेंड कर रहे थे, तो फिर आप कैसे आ गए यहाँ पर? डर नहीं है आपकी? सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है आपको? ठीक है। और फिर ये देखिए ये मिले भी कितने प्यार से हैं यहाँ पर बीबी। ये जो आपको पता है यहूदी जो लोग हैं इंतहाई रेसिस्ट होते हैं, ये आइडल वर्शिपर से पसंद भी नहीं करते मिलना। ये मिले भी नहीं है इससे, बड़े बुरे तरीके से, बड़े फीके तरीके से अटेंड किया। यहाँ पर ये देखिए ये जहाज़ से आया तो बीबी इसको लेने आया है, ये खुद आया अकेले, इसको कोई लेने भी नहीं आया, क्योंकि ये आइडल वर्शिपर है, ये काला बंदा है रंग में, ब्राउन है सॉरी। इनको यहूदियों को काले लोग नहीं पसंद, जो खुद यहूदी काले उनको थर्ड क्लास सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरीके से इसराइल में ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये मिल रहा है बड़े हल्के से अंदाज में। वो बेचारा आकर कोशिश करेगा उसको ये देखिए किस करने की ना गाल पर, उसने गाल टच भी नहीं करने दिया अपना। क्यों? क्योंकि उनको घिन आती है काले लोगों से। गले भी नहीं उससे प्रॉपर मिला, वो देखिए उससे फ़ौरन अपना पीछे मुँह हटाया, ये देखिए ये गाल किस करने के लिए वो हटे, ये देखिए उसका मुँह फीका हो गया। उसको पता है ये बड़ी इंसल्टिंग बात है, क्योंकि असल में उनको पसंद ही नहीं है, इंडियंस तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, बुद्धिस्ट नहीं पसंद, हिंदूज़ नहीं पसंद, जो यानी जो भी आइडल वर्शिपर्स हैं, इनकी अपनी जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उसके अगेंस्ट है। एक्चुअली है नहीं ऐसा, वो उन्होंने खुद जो उसकी वर्जन्स लिखे हैं उसके अगेंस्ट है ये। थक गई मैं बोल बोल के। अच्छा ये आखिरी पेज है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लें। ये जो टेररिस्ट कहा जा रहा है जिनको, उनका हशर ये है, और जो बेचारे मासूम लोग हैं इसराइल के अंदर उनका हशर ये। ये एक और बड़ा अच्छा कोट था और ये बात हमेशा कही भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हकीकत हैं, आप हकीकत को अगर देखना शुरू करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ऑपरेशन मैं बोलूँगी, मैं से वो ऑपरेस करके नहीं बोलूँगी, वो जानबूझ के, मुझे बार बार डर लग रहा है कि फिर ये अटक ना जाए, तो रेजिस्टेंस होगी वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं कि क्या हाल है। ये बहुत सारे लोग हैं, मुझे यहाँ पर कह भी रहे थे कि किसी ने ये किया भी था कि पहले तो सुकून में एटलीस्ट फ़लस्तीन में लोग रह रहे थे। आपको पता ही नहीं है, आपको सिचुएशन ही नहीं पता। मैंने उनको अच्छा खासा रिप्लाई दिया हुआ। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये अच्छा हाँ यही है, सेन गुप्ता इनका नाम है। ये मुझे आतंकवादी बोल रही थी एक वीडियो में, पता नहीं मेरे पास अभी उनका कमेंट है या नहीं। मैंने मेरी टीम को बोला था स्क्रीनशॉट लेना, ये तो खैर किसी और को यहाँ पर कह रही है। और ये पता नहीं कौन सा, ये कुरान में, तुम्हारे कुरान ने ये कहा, तुम्हारे कुरान ने फलाना, ये लोगों को पता होता नहीं है, बकवास करने आ जाते हैं लोग। तो खैर ये सारी सिचुएशन है। अच्छा एक और चीज़ ये रह गई, ये आखिरी, बिल्कुल आखिरी चीज़ है, ये है प्लान डेलेट है। ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसको जाकर देखिएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट नहीं सॉरी, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये 1948 के अंदर मार्च में रिलीज़ किया गया था। ये इनका प्लान डेलेट है जो इसराइल ने बनाया था कि हम किस तरीके से फ़लस्तीन को क्लीन करेंगे एथनिकली और किस तरीके से हम उन पर कब्ज़ा लेंगे। आप जाकर ये पढ़िएगा, इसमें हर चीज़ लिखी है जो आज सब कुछ हो रहा है ना, जहाँ पर आग लग रही है, बम फट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उनकी हो रही है, सब कुछ ये ऑलरेडी 48 के अंदर प्लान था। ये 48 से पहले ये प्लान था, एक चीज़ प्लान है, एक चीज़ प्लान है। आप ये सोचें, आपको लग रहा है नहीं आज ये लोग कर रहे हैं, शायद इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, या इसराइली आर्मी आज इन सब चीज़ों को करने पे मजबूर है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं 48 से हो रही हैं, इनके अपने प्लान डायरेक्ट के अंदर है। ये आप जाकर पढ़ लीजिएगा, मैं उसको खोलूँगी नहीं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो वो जिसकी वजह से वीडियो को प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए जाके पूरा प्लान डायरेक्ट ये अवेलेबल है एक्चुअली खुद। और ये कहाँ से मैंने निकाला, ये इनकी अपनी जो उनकी जूश लाइब्रेरी उसमें से, ये तो कहीं और से भी नहीं है, ये PDF फाइल है, जाकर इसको डाउनलोड कीजिए, आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि ये उनका प्लान है ये कि किस तरीके से हमने एथनिकली क्लीन करना है, फ़लस्तीन को कब्ज़ा करना है, जिस तरीके से फिर उन्होंने किया भी है। इवन कि इनके स्कूल्स में भी बच्चों के पास एक पूरा एक बुक है, पता नहीं कितनी 600 पेजेस की, पता नहीं कितने पेजेस की, जहाँ पर एक तरीके से एक लाइन उन्होंने लिखी हुई है कि किस तरीके से लोगों से लड़ना है, बच्चों से कैसे लड़ना है, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, कैसे क्या बात करनी है, किस तरीके से कार्ड प्ले करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ मैं भूल गई, मुझे अभी भी याद आई है, वो यहाँ पर है भी नहीं, खैर मैं ये आपको साथ में वीडियो दिखाती रहती हूँ। देखिए टिकटॉक वीडियो कहाँ गई, अभी कहाँ गई, बड़ी फेवरेट टिकटॉक वीडियोज़ हैं ये। नहीं आप ये टिकटॉक वीडियोज़ देखें जब तक
मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ी मज़े की चीज़ थी 7 अक्टूबर को ना, जो आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। 7 अक्टूबर को जो सिविलियंस थे इसराइल के अंदर, जब वो सो कॉल्ड हुमस की जंगें चल रही थी, पैराशूट और पैराग्लाइडर्स फलाना ढिमकाना काम हो रहा था, तो जो सिविलियंस थे ना, आपने उनको भागते हुए जाकर देखा होगा। कहाँ जाते हुए देखा था भागते हुए? एयरपोर्ट की तरफ। ये इतना बड़ा फ़नी जोक है, क्योंकि जो सिविलियंस होते हैं, जो इसराइली सिविलियंस हैं, इनका एक प्रोटोकॉल है कि कभी भी खुदा न खास्ता उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ हो तो उनके पास सेफ़ हाउसेज़ हैं, उनके पास बाकायदा तौर पर टनल्स हैं, उनके पास शेल्टर्स हैं, उनके पास अंडरग्राउंड चीज़ें हैं जहाँ पर ये जाते हैं, बंकर्स हैं जहाँ पर ये जाकर अपने आप को सेव कर सकते हैं किसी भी तरीके की जंग या बॉम्ब वगैरह से या सारी चीज़ों से। वो वहाँ पर जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर छुपते हैं। तो वो एयरपोर्ट नहीं भागते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी कोई भी मिसाइल गिर सकता है ना, कोई भी जंग हो सकती है। क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली होना नहीं था, तो लोग इसलिए एयरपोर्ट भाग गए। नॉर्मली अगर ये चीज़ रियल होती, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इसराइली सिविलियंस बंकर्स की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो बंकर जो है वो प्रूफ होते हैं, किसी भी मिसाइल वगैरह वहाँ पर नहीं जा सकता है। अभी पीछे भी 2 साल पहले या 3 साल पहले जब ऐसा कुछ हो रहा था, तो कुछ इसराइली बंकर्स में ही जाकर बैठे हुए थे, वो इसराइल के अंदर नहीं थे। तो ये एक सबसे बड़ी फ़नी चीज़ है। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि अगर ये इनका अपना सगा लैंड होता तो ये लोग छोड़कर नहीं भागते। पोस्ट 7 अक्टूबर इसराइल से बहुत सारे इसराइली जो हैं वो निकल कर यूरोप चले गए। ये सब 2 पासपोर्ट रखते हैं, तो ये दूसरे देशों में जाकर बैठ गए, क्योंकि उनको ये डर था कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो ये भाग गए, लिटरली लोग भाग गए। और इन्होंने इतनी मज़े की चीज़ की, एक और बड़ी ये जो नहीं एक क्या नाम है उसका, खबीब नाम है ना उसके, जो रशिया में एरिया है, वहाँ पे वो लोग जाकर भाग रहे थे, वहाँ पर जा रहे थे, क्योंकि वो लोग उस हिस्से को भी अपना मानते हैं। तो वो लोग वहाँ जा रहे थे, सारे इसराइली वहाँ जाकर पनाह लेना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें वहाँ पर जो रशिया का वो एरिया है वो हमें इस वक्त होस्ट कर ले, तो हम थोड़े टाइम तक वहाँ रहेंगे। जब वो लोग हैं जिनके पास डबल नेशनैलिटीज़ नहीं है, कि हम लोग वहाँ जाकर रह लेते हैं और फिर हम वहाँ से वापस आ जाएंगे जब जंगें ख़त्म हो जाएंगी। तो वो जो पूरा एरिया है ना, वो पूरा जो सिटी है, वो एक खबीब नहीं, वहाँ पर हर कोई खबीब है। उनका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ उठते हैं, खाते पीते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। वो सबके सब रेसलर्स हैं, फाइटर्स हैं वहाँ पर वो लोग ना। और वो तो उन्होंने क्या किया, वो पूरे एयरपोर्ट पे पहुँच गए। उन्होंने पूरा एयरपोर्ट जाकर उस वक्त जो था घेरे में ले लिया था, और सबको कह रहे थे कि वापस जाओ यहाँ से, कोई भी किसी को उन्होंने एंटर नहीं होने दिया। तो उस वक्त जो थे ना, काफ़ी सारे इंडियंस जो थे, एक्चुअली इंडियंस और इंटरनेशनली भी जो लोग कह रहे थे कि उनको इंडिया भेज दो, इंडिया उनको बहुत सपोर्ट करता है, प्यार करता है, तो इंडिया उनको भेज दो। मुझे याद आ गया, वो वैसे मैंने इंडिया के टॉपिक के लिए वो वीडियो रखी हुई थी, तो खुद इंडियंस भी कह रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, इसराइली हमारे पास आ जाएँ। और इंटरनेशनली पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया जो उतना उनको सपोर्ट कर रहा है ना, कि हम आपके साथ हैं, तो इंडिया भेज दो उनको, वो लोग वहाँ उनको वेलकम कर लेंगे, अभी उनको थोड़े टाइम के लिए होस्ट कर लेंगे वहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन थी। वो एक और चीज़ थी, मैंने जब देखी थी, मुझे उसी वक्त बड़ी हंसी आ रही थी। और हमें पता था, जब भी मैंने ऑलरेडी ये बात कर दी थी, वीडियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अगर तो आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली है, तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या करें लिखने के लिए, कि मुझे पता चले आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो सुन ली है। मैंने कोशिश ये की थी कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। एक आध दफ़ा सॉरी अगर बीच में मैं रुक गई, मैं सांस ले रही थी, और 2-3 दफ़ा अगर मेरी नाक की आवाज़ आई, वो इसलिए क्योंकि वायरस लगा हुआ है मुझे, मेरा गला ख़राब है, तो वो थोड़ी सी स्टफ़ी हो रही होती है दोस्तों, उसको मैं क्लियर कर रही होती हूँ। इतनी लंबी वीडियो बिना टेक के करने से मैं खुद भी थक जाती हूँ, तो सॉरी। अगर आपने पूरी वीडियो सुन ली है, और जनरली अगर सुन ली है, मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव किस्म के कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करूँगी। आप बिल्कुल लिखिए, वेलकम आपको 100 दफ़ा आप लिखें, मैं कोई जवाब नहीं देने वाली। मैं ऑलरेडी यहाँ आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 7 अक्टूबर को डिबंक हो चुका है, खुद डिबंक कर दिया गया है। वो IDF के थ्रू, इसराइल के थ्रू, मोसाद के थ्रू, कोई भी चीज़ रियल नहीं थी, सिर्फ एक कोई जस्टिफिकेशन थी। अगर वो रियलिटी होती तो वो यहाँ पर नाच गा नहीं रहे होते, हॉस्टेजेस को रिलीज़ करते। ये सब चीज़ें मैं रिपीट भी नहीं कर रही, मैं थक गई हूँ। मुझे नहीं पता अगर इसमें कोई वीडियो कोई क्लिप वगैरह अगर कट गया हो सकता है, तो मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी। मेरे इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कीजिए, देखिए कीजिए। अगर हाँ आप लोग ये पूरी वीडियो आखिर तक देख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जिसके साथ भी स्टैंड करते हैं ना इस सारी बातों के बाद भी, तो आप उसका झंडा डाल दीजिए। मैं बताती हूँ क्या, आप कहीं के भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फ़लस्तीन को सपोर्ट करें तो फ़लस्तीन का झंडा डालें, अगर आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं इसराइल का झंडा डालें, और अगर आप फ़लस्तीन और इसराइल दोनों को सपोर्ट नहीं करते और आपको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता और आप में इंसानियत नहीं है किसी भी चीज़ की, यानी एक साइड पर भी खड़े होने की, किसी भी साइड पर, बेशक गलत या सही की भी, और आपको इस पूरी सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप जिस देश के, आप अपने देश का झंडा जो है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कि। और अगर आप अपने देश का डालना चाहते हैं इन दोनों देशों के साथ मिक्स कर भी, तो कोई इशू नहीं। वो सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ
किस लिए कह रही हूँ कि मुझे पता चले कि जो मैंने इतना मुंह दुखाया है ना नॉन स्टॉप, मैं थक गई हूँ, मुझे बल्कि प्यास भी लग रही है। हम बल्कि पानी पीती हूँ मैं, ये सॉरी मेरी पानी की बोतल है, वो कहाँ गया, हाँ थक गई मैं, पानी, ये पानी की बोतल के बाद, हाँ थक गई मैं बहुत। तो मैंने जितना मुँह दुखाया ना, और ये मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं था, सिर्फ ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी। उस हिसाब से मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर आपको देखना है तो जाकर इंस्टाग्राम पर देख लें। मैं अक्टूबर से बिल्कुल खामोश नहीं हूँ, मैं मुस्तकिल बात कर रही हूँ। मैंने बल्कि बहुत टाइम से वहाँ पर वीडियोस डालना छोड़ दी हैं, ख़तरनाक किस्म की। मेरे पास 500 वीडियोस पड़ी हुई कटी पुटे लोगों की, तो मैं अब डालूंगी, कोशिश मैं करूँगी। अब अगली वीडियो जो इसके बाद आप सुनेंगे, मेरा ख्याल से वो इंडिया क्यों हारा मैच, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। लेकिन उसके बाद इस टॉपिक पे जो आप दूसरी वीडियो सुनेंगे ना, वो इसराइल की हिस्ट्री के ऊपर मैं बात करूँगी। 4000-5000 पुरानी हिस्ट्री से लेकर आज की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम बात करेंगे, तो आपको समझ आएगी। और अभी इनका क्या है और अब फ़लस्तीन के साथ क्या होना है, और अभी ये जंग रुक रही नहीं रुक रही, और चाइना ने इंटरवीन अभी तक क्यों नहीं किया। मैं थक गई बोल बोल के। वो सारी वीडियोस इन्हीं दिनों में मेरी कोशिश है कि हों, मैं करूँगी, उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो बस यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं। ये तो हकीकत है 7 अक्टूबर की। सिर्फ अभी क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, किस तरीके की ज़्यादती ज़बरदस्ती हो रही है, वो आप मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पर देख लें, ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करूँगी मैं उसके ऊपर वीडियो करूँ। अगली वीडियो में मैं इसराइल की हिस्ट्री और ये चाइना वाइना क्यों इंटरवीन अभी तक नहीं कर रही, क्या हो रहा है, और ये वो और दूसरे सब मुल्क क्यों खामोश बैठे हैं, क्या है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को बंद करते हैं। अल्लाह जाने कितने घंटे लंबी वीडियो है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब हम बात करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।